दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है नीरज शर्मा और मैं, जैसा कि आप जानते हैं, स्टार्स विद नीरज शर्मा के इस मंच पर अलग अलग पर्सनैलिटीज को लेकर आता हूँ। कभी थिएटर के आते हैं, कभी फिल्म के आते हैं, कभी टेलीविजन के आते हैं, कभी डॉक्टर्स आते हैं। लेकिन आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खास पर्सनैलिटी को लेकर आया हूँ। दोस्तों, मैं जहाँ रहता था पहले, उस टॉप फ्लैट पे, तो उस टॉप फ्लैट पे जब मैं ऊपर चढ़कर जाया करता था, बिल्कुल नीचे एक सरदार जी रहते थे, MS सहोटा। सहोटा साहब तो इस वक्त दुनिया में नहीं है, लेकिन जब मैं ऊपर चढ़ के जाया करता था तो मुझे आवाज देते थे, ओ नीरज सुन। मैं कहा हाँ जी, क्या बात है? और मैं तेनू दसिया सी मूंगा पहन ले, मूंगा मूंगा। मैं हाँ भाई साहब, पहन लूंगा पहन लूंगा। ये बहुत कई महीनों तक चलता रहा। एक दिन मैं जा रहा था, वो न जाने किस मूड में थे, कहने लगे, ओए मैं तेनू दसिया सी मूंगा पहन ले, तू पहना? मैं, भाई साहब इन पत्थरों को पहनने से कुछ नहीं होता। कहने लगे, थल्ले आ, थल्ले आ, नीचे आ। और अपने घर में घुसाया, अपनी वाइफ को बोला, और परमजीत और चाय बनाई। उन्होंने चाय बनाने के लिए रख दी, मुझसे बैठा लिया अपने ड्राइंग रूम में। बोले, की कह रहा सी तू? मैं डर गया। मैंने कहा ये मार पिटाई ना कर दे मेरे साथ। मैंने कहा भाई साहब, मेरा मतलब था ये पत्थर पहनने से क्या होगा। तो दोस्तों, उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसकी काट नहीं है। बोले, बरसात में जाएगा, धूप में जाएगा, छतरी ले जाए तो कोई बुराई है? अरे सिर तो बचेगा, कपड़े तो बचेंगे। ये छतरी है, इसे पहन ले। तो दोस्तों, तब से मैं ये मूंगा पहने हुआ हूं और मैंने उनकी बात मान ली। इसी तरह से ये जो हमारी साइंसेज हैं, वास्तुशास्त्र है, अंक शास्त्र है, एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, ये सब के पीछे बहुत बड़े रीजन हैं, साइंटिफिक मेथड्स हैं। अब मैं इसके बारे में ज्यादा क्या बताऊं आपको। मैं जो आपके लिए आज एक विशेष मेहमान लेकर आया हूं, उनसे आपको मैं सबसे पहले मिलवाता हूं। ये हैं आचार्य नीतू वर्मा। नमस्कार। नीतू जी, नमस्कार, आपका स्वागत है। थैंक यू सो कैसी हैं मच। आप? मैं बहुत सबसे अच्छी हूँ। पहले सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा, आपने इतनी सुंदर साड़ी और ब्लाउज और इसका जो आपका आपने गले में हार पहना हुआ है, इसका कॉम्बिनेशन इतना अच्छा है कि मतलब क्या बताऊं, बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आ रहे हैं आपकी तरफ से। थैंक यू सो मच नीरज जी, थैंक यू। अच्छा, हमारे साथ देखिए, ये रेखा जैन वर्मा मुंबई से जुड़ी हैं और ये कहती है, हाय हाय रेखा। ये हमारी कॉलेज की साथी हैं। तो हाँ जी। हेलो हेलो रेखा, हाउ आर यू? हेलो रेखा जी। और हमारे, हाँ जी। हाँ, हमारे साथ ये जुड़े हैं डांसर AV। ये भी कहते हैं हाय हेलो, कैसे हैं आप? और हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आप सभी का स्वागत है। और हमारे साथ आगे जुड़ी हैं पोर्शिया डॉल। पोर्शिया डॉल, शी सेज हेलो। शी लुक्स लाइक ए डॉल, यस शी इज। अच्छा पोर्शिया जी, आपका भी स्वागत है। और स्वाति वर्मा। स्वाति वर्मा, हेलो हेलो स्वाति जी। और शर्वरी सिंह, हेलो। वाह, ये सब आपके वो हैं। जी एकता बिल्कुल। मेहता चड्डा, हेलो। और ये पंकज कुमार सिंह, थैंक यू। और सुमन अरोड़ा, शी सेज हेलो। और रश्मि शर्मा, शी सेज हेलो। भूपेंद्र सोनी, ही सेज हेलो। और SK वर्मा, हेलो। और सुरेश अरोड़ा कहते हैं हाय। आपको भी हाय। जी हाय, अच्छा हेलो जी, हेलो एवरीवन। आप सब लोग तो जुड़ रहे हैं प्रोग्राम में, बहुत ही अच्छा। जी। सबसे पहले मैं अपने गुरु को धन्यवाद देना चाहूँगी, डॉक्टर खुशदीप बंसल। वो मेरे गुरु हैं, महावास्तु के संस्थापक हैं। उन्हीं ने मुझे सब सिखाया है और उन्हीं की वजह से आज मैं आपके सामने यहाँ पे हूँ। दूसरा धन्यवाद नीरज जी आपको देना चाहूँगी कि आप मुझे सबके सामने लेके आए। तीसरा धन्यवाद मेरे सारे फ्रेंड्स, मेरे फैमिली मेम्बर्स जो मेरे बैकबोन की तरह मेरे साथ खड़े रहते हैं हमेशा। और सारे व्यूअर्स को भी बहुत धन्यवाद कि वो आज अपना अमूल्य समय दे रहे हैं, मुझे सुनने के लिए आ रहे हैं। थैंक यू एवरीबॉडी। बहुत सारे आ गए हैं, वेद प्रकाश अरोड़ा हैं, और रश्मि बर्नवाल हैं, मोनाली जी हैं, मोनाली पचौरी हैं, और आशु शर्मा हैं। बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ। और मैं सबसे पहले, आपने गुरु को धन्यवाद दिया, गुरु को याद किया, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है।
मैं नीतू जी आपसे जानना चाहता हूँ, आचार्य नीतू वर्मा से पूछूंगा कि ये बताइए कि ये जो साइंसेज हैं, लाइक वास्तुशास्त्र है, अंकशास्त्र है, न्यूमरोलॉजी और ज्योतिष है, एस्ट्रोलॉजी, ये सब साइंस जो हैं ये क्या है और क्यों हैं, ये बताइए। जी बिल्कुल। देखिए, हर इंसान इस दुनिया में किस लिए आया है? बच्चा आता है, रोता हुआ आता है, लेकिन धीमे धीमे जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है तो वो बस खुश रहता है, आनंद में रहता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, उनको पढ़ने लिखने की टेंशन आ जाती है, फिर शादी ब्याह की टेंशन, फिर नौकरी की टेंशन, तो बहुत सारी टेंशन, डिप्रेशन, बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनको आने लगती हैं। और किसी न किसी प्रकार से वो बस ढूंढते हैं कोई ऐसा समाधान जो कि उनकी प्रॉब्लम्स को दूर कर सके। अब प्रॉब्लम्स भी कई तरीके की होती हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक, आपने सुना होगा तीनों तरह की परेशानियां हैं। अब दैहिक प्रॉब्लम होती हैं जो हम खाते हैं, हमारा जो आहार है उससे संबंधित हमें प्रॉब्लम होती हैं। तब हम जाते हैं आयुर्वेदाचार्य के पास, है ना, होम्योपैथिक के डॉक्टर के पास जाते हैं, एलोपैथिक के डॉक्टर के पास जाते हैं, जी पेट खराब है, सिर में दर्द है, प्रॉब्लम में है। जब दैविक प्रॉब्लम होती हैं जो किसी ग्रह या नक्षत्र हमें देते हैं, कोई हमें बताता है कि आपका राहु खराब है, आपका शनि खराब है, तब हम जाते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास। और जब कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारे को टेंशन है, डिप्रेशन है, जिस घर में हम रह रहे हैं, आपने कभी कभी नोटिस किया होगा, आप कभी किसी व्यक्ति के घर जाते हैं तो वहाँ आपको बड़ा अच्छा माहौल लगता है, लेकिन हम्म। कभी कभी किसी के घर जाते हैं तो आपको वहाँ सूनापन सा महसूस होता है। जैसे मैं आपके घर आया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। हाँ जी। तो ये उस व्यक्ति का माहौल, उस व्यक्ति के घर का जो वास्तु है, ये बताता है कि उस व्यक्ति के चारों तरफ किस प्रकार की एनर्जीज हैं। तो दैहिक, दैविक मैंने बता दिया। भौतिक हो गई आपके 5 तत्वों वाली एनर्जी, जो जी। आपके घर में 5 तत्व हैं। जैसे हमारे शरीर में 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ऐसे ही हमारे घर के अंदर भी ये 5 ही तत्व हैं। तो जब हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ किसी भी प्रकार का असंतुलन हो जाता है तो हमें रोग लग जाते हैं। वात बढ़ जाती है तो हम कहते हैं ना गैस बन गई। कफ बढ़ जाता है तो हमें क्या होने लगता है, हमें खांसी आने लगती है, साइनस की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, है ना। इसी प्रकार से जब हमारे शरीर, हमारे घर के अंदर ये सारे तत्वों का संतुलन होता है तो कहीं ना कहीं वो हमारे एनर्जी को, हमारे लाइफ स्टाइल को, हमारे मन को हर तरीके से ये सब प्रभावित करता है। तो जब हम इन सब पीड़ाओं से मुक्ति चाहते हैं, पहले नहीं जाते आसानी से, हम नहीं जाते वास्तु कराने के लिए, ना हम एस्ट्रोलॉजर के पास आसानी से जाते हैं। लेकिन जब हमें लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो रहा है, डॉक्टर के करने से भी कुछ नहीं हो रहा, दवाइयां भी असर नहीं कर रही, तो चलो एक बार दिखा लेते हैं। तो जी। आनंद की जब अनुभूति करना चाहते हैं, जब हम पीड़ाओं से मुक्ति पाना चाहते हैं, तब हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं। मेन, जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो अपने स्वभाव में होता है। बच्चे का क्या स्वभाव है? रोना, हंसना, खाना पीना। लेकिन जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं, बड़े होते हैं, तो हम अपने स्वभाव को ही भूल जाते हैं। हम केवल भागा दौड़ी में लग जाते हैं। हमें समझ ही नहीं आता कि हमारा इस दुनिया में आने का उद्देश्य क्या है। तो जब आप अपनी पत्री किसी को दिखाते हैं, जब आप अपनी वास्तु घर का चेक कराते हैं, तब जब आप अपने स्वभाव में आते हैं, आपके घर की एनर्जीज ठीक हो जाती हैं, तब आपको पता चलता है कि आप आए क्यों थे इस दुनिया में। एक्चुअल एम तो आत्मा का आनंद लेना है ना। और वो आनंद हमें तब मिलता है जब हमारा सारा दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों प्रकार के कष्ट हमारे दूर होते हैं, तब हम एक आनंद की सीमा में पहुंच जाते हैं। तो ये बहुत प्रयोजन अच्छी है, बात, इसलिए हम ये सब करते हैं। बहुत अच्छी बात आपने बताई। और ये बात अगर हम लोगों की समझ में आ जाए तो हमारी आधी समस्याएं तो अपने आप हल हो गई। बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल। ये तो आपने बताई ये बात, ये आज इतने वर्षों के बाद, इतने अनुभव के बाद, आपका भी इतना अनुभव है, आपके गुरु जो हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ। हाँ जी। लेकिन ये शुरुआत कैसे हुई, ये हाउ इट बिगेन, शुरुआत कैसे हुई? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी बहुत ही दिलचस्प बातें आचार्य नीतू वर्मा हमको बताने वाली हैं, और मुझे कुछ सवाल लोगों ने भेजे हैं, मैं पूछूंगा और जवाब देंगी आचार्य नीतू वर्मा, और आपको बहुत ही दिलचस्प लगेगा, आपको अच्छा लगेगा, आपको आनंद आएगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि हाउ इट बिगेन। जी, देखिए नीरज जी, ये कोई नया विद्या तो है नहीं। वास्तु के बारे में लोग अब थोड़ा सा अवेयर होने लगे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो ये हजारों लाखों साल पुरानी विद्या है। ऋषि मुनियों के समय से जो हमारे चारों वेद हैं, उन वेदों में भी इन सारी विद्याओं का उल्लेख मिलता है। लेकिन तब केवल ये विद्या जो थी वो राजा महाराजाओं तक ही सीमित थी। राजा महाराजा अपने घर का वास्तु कराते थे, लेकिन आम जनता को ये सब नहीं बताया जाता था।
उनको लगता था कि यदि आम जनता भी वास्तु कर लेगी और सभी अमीर हो जाएंगे, सभी संतुष्ट हो जाएंगे, तो हमारी सेवा कौन करेगा। तो इसीलिए उस समय ये बात केवल राजा महाराजा अपने तक रखते थे। और इसका मैं आपको एक सूत्र बताती हूँ कि राजा भोज के समय में यदि कोई जनता, आम पब्लिक अगर वास्तु करने की कोशिश भी करती थी उनको कॉपी करके, तो राजा भोज सरेआम उनको फांसी दे दिया करते थे। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रही हूँ आपको, ये संग्रांगण सूत्रधार नामक एक ग्रंथ है जिसके अंदर इस प्रकार का उल्लेख माना जाता है। तो ये एक बहुत पुरानी विद्या है जो हजारों सालों से चली आ रही है। लेकिन हाँ, अब धीमे धीमे लोग इसको जानने लगे हैं और हर व्यक्ति कोशिश करता है कि हम इसके बारे में थोड़ा जानें, थोड़ा समझें, ट्राई करके देखें एटलीस्ट। तो अब ये ज्यादा इसका प्रचार प्रसार हो रहा है। पास एक मैसेज आया है, ये लिखी है सोनी शर्मा। ये कहती हैं मेरी कुंडली भी देख लो। बिल्कुल देखेंगी, लेकिन आपको सोनी जी, आपको आचार्य नीतू वर्मा के पास जाना पड़ेगा, अपनी कुंडली भेजनी पड़ेगी, निश्चित रूप से उनसे संपर्क करना पड़ेगा, तो देखेंगी। डॉक्टर जौहरी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर जौहरी, वाह वाह डॉक्टर साहब, आपका प्रणाम। अभी जिक्र ही हो रहा था कि मैं कल आपके पास आया था और दवा लेकर आया। डॉक्टर जौहरी वो व्यक्ति हैं जो इतना बढ़िया काम कर रहे हैं ऑटिस्टिक चाइल्ड्स के लिए और दूसरे के लिए, मतलब इन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया है उसके लिए। और ये भी प्रोग्राम में मेरे आए थे अभी और फिर दोबारा से आएंगे। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। और सलीम धरसानी स्वीडन से जुड़े हैं हमारे साथ। सलीम साहब आदाब। आपको ईद की बिलेटेड बधाई आमने सामने है। और आप इतने सारे दिल भेजते हैं, मैंने बैंक में खाता खुलवा दिया, मैं सब उसमें डालता रहता हूँ। और इंदर चीना जी जुड़ गए हैं, हेलो, शी से हेलो। सविता गुप्ता जुड़ गई हैं, हेलो हेलो सविता जी, हाउ आर यू। और किरण अरोड़ा जुड़ गई हैं, बहुत अच्छी बात है। जैसा मैंने दोस्तों आपको बताया कि अभी सवाल पूछेंगे, कुछ सवाल कुछ हमारे दर्शकों ने मुझ तक भेजे हैं, वो सवाल मैं पूछूंगा जिनका जवाब अभी आचार्य नीतू जी देंगी, और आप उसका थोड़ा इंतजार कीजिए। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि कुछ केस स्टडीज के आप कुछ एग्जाम्पल कोट करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल। देखिए, हम में से सभी लोग आजकल मॉल जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, तो हम देखते हैं कि कुछ दुकानों पे हम जाते हैं और देखते देखते ही हम सब कुछ खरीद लेते हैं, और घर आके हमें लगता है अरे हमने तो फालतू में, जबरदस्ती सेल चल रहा था, जरूरत भी नहीं थी, और लेके इकट्ठे घर में आ गए। और कुछ दुकानों पे जब हम जाते हैं तो वहां पे हम देखते हैं, ट्राई भी करते हैं, लेकिन फिर भी रिफ्यूज करके आ जाते हैं, लेके नहीं आते, है ना। आपने देखा होगा कि कुछ दुकानों में तो बिलिंग काउंटर में कितनी लंबी लाइनें लगी रहती हैं कि नंबर आता ही नहीं है, फिर भी लोग वेट करते हैं अपने पारी आने का, और उसके बाद आराम से बिलिंग कराते हैं। और कुछ दुकानदार बेचारे खाली बैठे रहते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? ये उस दुकान की वास्तु की एनर्जीज हैं। उन लोगों ने क्या कर रखा है अपनी शॉप्स में। वास्तु क्या है, आपको क्या लगता है? मैं आपको इसका एक बेसिक सा एग्जांपल बताती हूँ। वास्तु क्या है? जो हमारे भवन में 5 तत्व हैं, जब हम उनको अपनी स्थिति में ला देते हैं, माने अग्नि जहां पर है वहां अग्नि का सामान रख दीजिए या रेड कलर कर दीजिए, या जहां पर वायु है वहां पे ग्रीन कलर कर दीजिए। तो इस तरीके से जब पंच महाभूतों को अपने रियल स्टेट में ला देते हैं तो उस जगह का वास्तु ओके हो जाता है। जी। थोड़ा बहुत चेंजेस करते हैं। अब आप कहेंगे कि भाई हम तो अपार्टमेंट में रहते हैं, तो कैसे आप ऊपर नीचे आगे पीछे करेंगी? कुछ कलर कॉम्बिनेशन हम करेंगे, कुछ चीजें दाएं बाएं शिफ्ट कराएंगे, कुछ एलिमेंटल स्ट्रिप्स डालेंगे, कुछ बल्ब्स लगाएंगे, कुछ कलर कॉम्बिनेशन ऐसा करेंगे जिसके बाद आपका उस दुकान का, जिस दुकान की मैं बात कर रही हूँ कि वहां पे क्यों इतने ग्राहक आ रहे हैं और क्यों एक दुकान वाला खाली बैठा है, तो इस प्रकार से वहां की एनर्जीज वास्तु करने के बाद ऐसी सेटल हो जाती हैं कि वहां पे लाइन लग जाती है और लोग देखते हैं, हैरान हैं कि क्यों। जैसे हल्दीराम, आप एग्जाम्पल लीजिए हल्दीराम का। जो मेरे गुरुजी हैं उन्होंने हल्दीराम का वास्तु किया हुआ है। तो आप देखिए हल्दीराम की कहीं भी आप शाखा खोल लीजिए, कोई ऐसी दुकान नहीं है हल्दीराम की जो चलती नहीं हो, है ना। या जैसे कोई भी बड़े ब्रांड है, बहुत सारे पान मसाले हैं लेकिन रजनीगंधा क्यों चल रहा है, एक ही रजनीगंधा, चाहे वो कितना ही महंगा है। तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि वहां पे वास्तु अपना असर दिखाता है। अब आप देखिए कुछ घरों में, मान लीजिए एक 21 मंजिल की एक बिल्डिंग है, अब उसमें कुछ घरों में हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप बहुत अच्छी है और कुछ घरों में हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप खराब है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि उस घर का वास्तु उन लोगों को प्रभावित कर रहा है।
तो हम्म। जिसका ग्रह नक्षत्र अच्छा चल रहा है या जिसका समय अच्छा चल रहा है, तो उसने वास्तु के हिसाब से अपना चेंजेस कर लिया। अगर आप उनसे पूछेंगे आपने वास्तु कराया है, तो वो बोलेंगे नहीं हमने वास्तु नहीं कराया है। लेकिन बाय डिफॉल्ट वो इस तरीके से अपने घर का कलर कॉम्बिनेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, बेडरूम का डिसीजन लेना कि किधर सोना चाहिए किधर नहीं, तो वो इस तरीके से बाय डिफॉल्ट ही कर लेते हैं। मैंने बहुत सारे घरों जी। में ऐसा देखा है। बहुत सारे घरों में मैं जब विजिट के लिए जाती हूँ तो मुझे कुछ नहीं दिखता, मुझे दिशाएं दिखती हैं, मुझे कलर कॉम्बिनेशन दिखते हैं, मुझे वास्तु दिखता है। तो मैं बैठ के हम्म। सोचती हूँ कि इस घर में जरूर हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होती होगी, और जब कुछ हम्म। समय के बाद पता चलता है तो वाकई वहाँ पे ऐसा मिलता है। तो इस तरीके से बहुत सारी केस स्टडीज हैं जहाँ पे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। मैं एक आपको बीच में माफ कीजिएगा रोक रहा हूँ। ये इंदर चीना है, इंदर चीना जितेंद्र सिंह। ये कहते हैं अपना डेट भेजी है, बर्थ की टाइम भेजा है, अमृतसर के हैं, पंजाब के। कहते हैं कनाडा का वीज़ा कब आएगा। चीना साहब, इंदर जी, बात ये है कि इसके लिए आपको संपर्क करना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त बहुत सारे और सवाल हैं, बातें हैं, और आपके बारे में ये निकालने में प्रश्न में थोड़ा समय लग जाएगा। तो हाँ जी। ये समय तो सबका है, आपको पर्सनली समय लेकर ये बात करनी पड़ेगी, आपको ज़रूर जवाब मिलेंगे। और जैसे अभी जैसे आपने अभी बात कही ना कि वो उसका वास्तु देख के लगता है हस्बैंड वाइफ का झगड़ा होता होगा, ऐसा होता होगा। अभी मेरे से जब प्रोग्राम शुरू करने से आपने मुझसे पूछा कि आप किस दिशा में बैठे हैं, तो मैंने कहा मेरे सामने ईस्ट है। हाँ जी। तो तो आपने क्या कहा था बताइए, हमारे दर्शकों को पता लगेगा। हाँ जी। हाँ जी। अब देखिए, आप बैठ कहाँ रहे हैं और किस फेसिंग बैठ रहे हैं, उससे भी जी। बहुत फर्क पड़ता है। मान जी। लीजिए आपको, आपका काम है लोगों से जुड़ना, तो आप सोशल कनेक्शंस की दिशा की तरफ फेसिंग करके बैठे हैं, ईस्ट की तरफ फेसिंग करके बैठे हैं। ईस्ट की दिशा जी। हमें कनेक्शन दिलाती है, ग्रो कराती है। तो आप अगर ईस्ट की तरफ मुंह करके बैठे हैं और आपका काम क्या है, लोगों से जुड़ना और लोगों को कनेक्ट करना आपस में एक दूसरे से, तो हम्म। क्योंकि आप ईस्ट की तरफ मुंह करके बैठे हैं तो इस वजह से आपको ये सब मिल रहा है, आप इसमें बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। तो ये भी डिपेंड करता है कि हमारा फेस किधर है, हम चाहते क्या हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को जॉब नहीं मिल रही है, उसके पास अपॉर्चुनिटी ही नहीं आ रही है, तो एक दिशा है वास्तु में नॉर्थ की डायरेक्शन। तो यदि जी। आप नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ फेस करके कुछ समय बैठ जाइए, ये एक टिप मैं देना चाहूंगी कि यदि आप कुछ जी। दिनों के लिए नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ फेस करके बैठ जाइए या नॉर्थ डायरेक्शन में जाके बैठ जाइए, और नहीं तो नॉर्थ डायरेक्शन में अपना मोबाइल चार्जिंग पॉइंट लगा लीजिए, तो भी आपके पास अपॉर्चुनिटी आ जाएगी। ये है डिजिटल महावास्तु, वाह। जिसके बारे में बहुत पुराने समय से जानकारी नहीं थी। तो हमारे सर ने, केबी सर ने क्या किया कि जो पारंपरिक वास्तु चलता था उसी में और अपग्रेड करा, उसमें और बारीकी से अध्ययन करके, और हम लोगों को बताया कि आप जाके लोगों को ये जागरूकता फैलाओ कि बहुत छोटे छोटे तरीकों से भी, पेन ड्राइव को कहीं रखना है, हार्ड डिस्क आपकी कहाँ है, आप अपने मोबाइल को कहाँ, चार्जिंग पॉइंट आपका कहाँ है, आप रात में मोबाइल कहाँ रख के सोते हैं, आप जहाँ मोबाइल रख के सोते हैं आपके अंदर वो क्वालिटीज आ जाएंगी। जहाँ आपका मोबाइल चार्ज हो रहा है आप उसी से हम्म। रिलेटेड ऐप अपने मोबाइल में खंगालेंगे। तो ये एक क्या बात। डिजिटल महावास्तु नया आया है जो, जिसके बारे में वाह मैं वाह आपको वाह। बता रही हूँ। वाह हाँ वाह, जी। इससे तो फिर मुझे आपके आपके साथ मुझे इस विषय पर आपके घर आके बात करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल इसी आइए। प्रकार जो भी आपके मन में सवाल होंगे या बात होंगे, आपको नीतू जी से, आचार्य नीतू वर्मा से संपर्क करना पड़ेगा। जैसे मुझे अगर पूछना है तो मैं इनके घर जाऊंगा, इनसे समय लूंगा और समय लेकर इनसे पूछूंगा, तभी मुझे बताएंगी। तो बहुत ही दिलचस्प बातें आपने बताई नीतू जी। अच्छा, मैं ये बताइए कि ये अब जैसे हमारे पुरानी दिल्ली के अंदर एक दुकान थी हलवाई की, वो चलती नहीं थी, दूसरी खुली वो नहीं चली, लेकिन उसी जगह पर एक तीसरी दुकान खुल गई जो स्टैंडर्ड स्वीट्स के नाम से, चौड़ी बाजार दिल्ली में थी दुकान। वो तो बोरियों में भर भर के नोट जाते थे फेस्टिवल डेज के अंदर। इसका क्या कारण हो सकता है? हाँ जी। देखिए, वास्तु तो उस दुकान का जो था, आप बता रहे हैं वो दुकान वहाँ पे चली ही नहीं, लेकिन पहले जो बंदा वहाँ पे दुकान खोले था और जो बाद में बंदे ने दुकान खोली, तो उन दोनों के कुछ ग्रह नक्षत्र भी चेंज होंगे आपस में। जैसे किसी का सूर्य बहुत अच्छा होता है, तो जब सूर्य अच्छा होता है तो वो आदमी बहुत ग्रो करता है, बहुत आगे बढ़ता है, उसका बहुत नाम होता है। लेकिन अगर किसी का सूर्य बहुत कमजोर है, बहुत नीचा है, तो उसका नहीं चलता ये सब। या ये भी हो सकता है कि जो पहले वाला व्यापारी था, दुकान का जो मालिक था, वो उसका गल्ला गलत डायरेक्शन में हो,
और जो नया वाला व्यापारी है उसने गल्ला अपना अलग डायरेक्शन में रखा हो, या उसने अपना जो वहाँ पे स्टाफ है या डिस्प्ले का एरिया जो है वो अलग डायरेक्शन में रखा हो। तो इस तरीके से हम जब थोड़े बहुत चेंजेस करते हैं तो ये कुदरत हमसे करा लेती है। जिसका चलना होता है उसके लिए कुदरत तैयार खड़ी होती है। और इन सब चीज़ों में मैं मानती हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत काम करता है, कि यदि हमारी मैं इंटेंशन ठीक है। मैं आपसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में विस्तार से पूछूंगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल है जो मैं जानना चाहता हूँ। और ये सवाल मैं ऐसे ही नहीं पूछ रहा हूँ, बहुत सारे लोगों से मेरी बातचीत हुई जब मैंने आपका ये इवेंट लगाया, तो मेरे पास मैसेजेस आए लोगों के। और मतलब आप देखिए, मैं जब म्यूजिक का प्रोग्राम करता हूँ रिदम बाय नीरज या दूसरा, उससे डबल लोगों ने इस प्रोग्राम को ये कहा कि हम जाएंगे, इंटरेस्टेड हैं और वी आर गोइंग फॉर दिस प्रोग्राम। तो उन्होंने मुझसे सवाल पूछे, कुछ भेजे मेरे पास, वो मैं आपसे पूछूंगा जिसका जवाब आप देंगी। अब ये इससे पहले बताइए कि ज्योतिष क्या है? जी देखिए, सवाल तो हमेशा वही है, आज नहीं, प्राचीन काल से सवाल तो वही है। लोगों के मन में सवाल कांस्टेंट हैं, लेकिन आंसर बदलते जा रहे हैं। आप सवाल वही पूछते हैं, गिने चुने सवाल हैं। बच्चा कब होगा, शादी कब होगी, बच्चा पास क्यों नहीं हो रहा, पढ़ क्यों नहीं रहा, पति पत्नी की क्यों नहीं बन रही, गिने चुने 25 30 50 सवाल हैं। लेकिन सवालों का जो जवाब है वो वेरिएबल है, वो प्रकृति है। एक है पुरुष, एक है प्रकृति। तो सवाल है पुरुष जो कभी नहीं बदलता, सेम ही है, लेकिन जवाब है प्रकृति जो समय के साथ साथ जैसे खोज होती जा रही है, जैसे पढ़ाई होती जा रही है, जैसे जैसे ज्योतिष के बारे में लोगों को ज़्यादा जानकारी होती जा रही है, तो धीमे धीमे देखते देखते लोगों का जवाब देने का नज़रिया बदल गया। तो मेरी नज़र में साइंस ऑफ आंसर इज एस्ट्रोलॉजी। जो भी आप सवाल कर रहे हैं उसका आपकी जन्म पत्री को देख के आंसर करना ही एस्ट्रोलॉजी है। और वैसे एस्ट्रोलॉजी अगर आप देखें तो है क्या? एस्ट्रोलॉजी है ज्योतिष। ज्योतिष मतलब ईश्वर की ज्योति, एक ऐसी ज्योति जो हमारे जीवन में उजाला फैला सके। ऐसा ना हो कि आप ज्योतिष के पास जाके घबरा जाएं, डर जाएं, आपके जीवन में अंधेरा हो जाए। ज्योतिष का मतलब है ऐसे सवाल जिनके आपको जवाब चाहिए और आप ज्योतिष के पास जाके खुशी खुशी आ जाएं, आपको पता चल जाए कि आप क्या जानना चाहते हैं, उसका आपको सटीक आंसर मिल जाए और आप इस जीवन में आए क्यों हैं, व्हाट इज द पर्पज ऑफ योर लाइफ, आप पैदा किस लिए हुए हैं। क्योंकि हर आदमी किसी ना किसी पर्पस के साथ पैदा हुआ है, ये तो आप भी जानते हैं। आपको पता है कि आपको लोगों से कनेक्ट करना अच्छा लगता है, तो आप क्लियर माइंडसेट के साथ हैं कि आपको लोगों से कनेक्ट करना है और यही आपका मेन फोटे है। जैसे मैं हूँ, मुझे पता है कि मुझे लोगों की सहायता करनी है। सहायता करने के कई माध्यम हो सकते हैं। मैं किसी को फाइनेंशियली हेल्प कर सकती हूँ, मैं किसी को ज्योतिष की हेल्प कर सकती हूँ, मैं किसी के लिए वास्तु के थ्रू हेल्प कर सकती हूँ। तो बस आपके सवालों का सही जवाब दे देना ही ज्योतिष है मेरी नज़र में। तो ये आर्ट ऑफ आंसर है, ज़्यादा इसमें मसले में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सवाल पूछिए, उसका जवाब आपको सही मिल जाए तो समझ लिए ज्योतिष हो गया। और यदि हम जवाब ही ना दे पाए, भटका दें, गुमराह कर दें, 2-4-5 लाख की आपको पूजा बता दें, तो वो ज्योतिष नहीं है। ये डांसर एवी लिखते हैं, हर वाइव्स आर सो पॉजिटिव। यस, डांसर एवी साहब आप बिल्कुल सही कहते हैं। आचार्य नीतू वर्मा के वाइव्स बहुत ही पॉजिटिव हैं, इसमें कोई शक नहीं। और रश्मि मुदगल जिंगरान जमशेदपुर से लिखती हैं, आजकल ये लखनऊ में है, कि आई टोटली बिलीव इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यस। अच्छा आचार्य जी, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आपसे बात करूं इससे पहले मैं बता दूं अपने सभी दोस्तों को, बहुत ही दिलचस्प सवाल हैं जो हर आदमी जानना चाहेगा। सवाल वो जानता है या नहीं जानता, लेकिन जब सवाल की बात करूंगा तो उसका उत्तर आप दोस्तों सभी जानना चाहेंगे, तो इंतजार कीजिएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये पूछता हूं आचार्य नीतू वर्मा जी कि ये व्हाट इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन? जी, ये एक बहुत पुराना लॉ है, प्रकृति का नियम है ये, कि हर आदमी का अधिकार है खुश होना। और वो कैसे? आपके पास बस 2-4 चीज़ों को आपको बस एक विश्वास करना है कि इस दुनिया में हम जो चाहें हमें मिल सकता है। बस आपको ये विश्वास करना है, उस विश्वास को पाने के लिए कर्म करना है। ऐसा नहीं है कि आपने कह दिया मुझे आज 4 करोड़ मिल जाएं,
तो बिना कुछ करे 4 करोड़ तो भाई नहीं मिलने वाले। उन 4 करोड़ को पाने के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं, आप अपने दिन के कितने घंटे काम कर रहे हैं, उसके लिए आप कितना जी जान से लगे हुए हैं, ये सब भी आपको उसके साथ करना है। नहीं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपने आप से काम नहीं करता। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो हमें चाहिए उसके लिए हमको बस यूनिवर्स में एक मैसेज भेजना है कि भाई मुझे हैप्पीनेस चाहिए। अब हैप्पीनेस किस फॉर्म में चाहिए, मॉनिटरी फॉर्म्स में चाहिए, आपको पढ़ाई अच्छी चाहिए, वो क्लियर कंटेंट, क्लियर संदेश आपको यूनिवर्स में डाल देना है। कि जैसे मान लीजिए मुझे क्या चाहिए, मुझे नाम कमाना है, तो नाम बस आपने बोल दिया नाम कमाना है, अब आप आराम से सो, आपको नाम मिल जाएगा? कभी नहीं मिलेगा। उस नाम को पाने के लिए आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, क्या दिन के 15 से 16 घंटे आप काम कर रहे हैं? आपके पास ऐसा क्या है जो आप दुनिया को दें जिसके बदले में वो आपकी वाहवाही करें? कोई विद्या भी आपके पास होनी चाहिए, कोई रोजगार आपका ऐसा होना चाहिए जिसकी वजह से आपका नाम हो। जैसे आप अंबानी जी को ले लीजिए, उनका भी नाम बहुत है, तो क्या उस नाम को पाने के लिए उन्होंने कुछ सेक्रीफाइस नहीं करे होंगे? तो जो भी आपको चाहिए वो एक क्लियर कंटेंट आप यूनिवर्स में डाल दीजिए एक लाइन में कि आई एम ग्रोइंग डे बाय डे या आई एम गेटिंग रिच डे बाय डे। और उसके बाद रोज रात को 40 दिन तक सोने से पहले आपको वो लाइन बोलनी है। सुबह सो के उठते ही आपको ग्रेटिट्यूड करना है कि ईश्वर, मैंने जो आपसे मांगा वो आपने मुझे ऑलरेडी दे दिया, आएगा बाद में, लेकिन पहले से ही आपको ग्रेटिट्यूड की फीलिंग लानी है। और नहीं आ रहा तब भी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपको दिन भर यही सोचना है कि जो भी आपने लिखी है लाइन, मान लीजिए किसी बच्चे ने लिखा आई वॉन्ट 100 out of 100 मार्क्स इन माई बोर्ड एग्जाम, तो उसको ये उसके लिए मेहनत करे, रोज रात को सोने से पहले मैनिफेस्ट करे भगवान से, सुबह उठ के लिखे, एक कॉपी में लिखे कि मुझे चाहिए। तो 3-4 पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का गेम को समझ सकते हैं और उसको प्राप्ति भी कर सकते हैं। पहला, पॉजिटिव माइंडसेट। दूसरा, अफर्मेशन, जो कि आपको लिखना है, बोलना है, अपने दिमाग में हर समय सोचना है। और फिर तीसरा, मेहनत। उसके लिए आप मेहनत कितनी कर रहे हैं? बोर्ड में एग्जाम तो चाहिए, पर बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा, तो कैसे आ जाएंगे? तो उसके लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, बोलना भी होगा, विश्वास भी रखना होगा। फिर यूनिवर्स अपनी सारी हदों को लगा देगा उस चीज को पाने के लिए जो आपने एक बार यूनिवर्स में मैसेज ड्रॉप किया है। जैसे एक मूवी भी थी, उसमें भी एक डायलॉग था कि कितनी शिद्दत से आपने पाने की कोशिश की है तो पूरी यूनिवर्स ने उसे मिलाने की कोशिश की है, ऐसा एक डायलॉग था ना किसी मूवी में। तो जी वही जी जी सेम है जी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बस आपको पॉजिटिव रहना है, आपको कितना भी दर्द है, लेकिन आपको यही कहना है कि मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। और एक दिन देखिएगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। मैंने अपने ऊपर भी ये आजमाया है, बहुत सारे फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स को भी ये बताया है, बहुत सारे लोग आपको भी बताएंगे ये बात कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। मेरे लिए तो ऐसे ही काम करता है और आप ट्राई कीजिए, ये ऐसे ही काम करता है। वाह वाह वाह, कितनी बढ़िया बात आपने बताई है। और दोस्तों, अगर हम, ये बड़ी मामूली सी चीजें हैं, लेकिन अगर इन इन चीजों को हम करने लगें, कई बार क्या होता है हम तर्क ढूंढने लगते हैं, हाँ जी। अननेसेसरी उस पर बहस करने लगते हैं, लेकिन हमें उसकी पूरी जानकारी नहीं होती। तो हो सकता है कि उस तर्क और बहस में हम अपने आप को ऊंचा साबित करें, लेकिन कुछ चीजें ब्लाइंडली फॉलो करनी होती हैं। जब उसको गुरुजन बताते हैं, आचार्य बताते हैं, आचार्य नीतू वर्मा ने जैसे आपको बताया, उसको ब्लाइंडली फॉलो करेंगे तो आपका निश्चित रूप से फायदा होगा। और अब मैं आगे बात करने से पहले वो सवाल जो मेरे पास भेजे हैं लोगों ने, जो पहला सवाल है कि ये दिनेश शर्मा है एम्स्टर्डम से, इन्होंने पूछा है, मुझे लिख के भेजा था कि एक मिनट, ये बीच में कुछ डिस्टरबेंस हो रही है, अब नहीं होगी, अब नहीं होगी। उन्होंने मुझसे पूछा था कि जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं रहते, मर जाते हैं, उन व्यक्तियों का सामान घर में रखते हैं या नहीं। कुछ लोग रख लेते हैं कि हमारी भाई, हमारे उनके निशानी हैं, इसको घर में रखो, अलमारी में बंद करके रख दिया, अलमारी खोलते हैं, उसे देखते हैं। तो ये क्या इनको, उन जो दुनिया से चले गए हैं लोग, जो व्यक्ति मर गए हैं, मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, क्या उनका सामान घर में रखें या नहीं, और नहीं तो क्यों, उसका करें क्या? आइए जानते हैं आचार्य जी से। एक मिनट माइक्रोफोन खोल दूं आपका मैं। जी, अब बताएं। हाँ जी।
देखिए शर्मा जी, ये थोड़ा सेंसिटिव सब्जेक्ट है, क्योंकि ये लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। तो यदि मैं डायरेक्टली बोल दूंगी कि भाई नहीं रखना है, तो बहुत सारे लोग ऑफेंडेड फील करेंगे। तो मैं आपको इसको लॉजिक के साथ बताती हूँ कि पहली बात तो रखना ही नहीं है आपको। जो भी आपके जो प्रियजन चले गए हैं, जो भी इस दुनिया में नहीं है, यदि आपके पास उनका सामान है, तो जब आप उनका लास्ट रिचुअल करें तो आप उसको दान कर दीजिए, किसी के काम आ जाएगा। अनाथ आश्रम में दे सकते हैं, आप वृद्धाश्रम में भी दे सकते हैं, या आप जैसे हरिद्वार जाते हैं रिचुअल्स करने के लिए, है ना, तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको आप दे सकते हैं, जो उसको यूज़ कर लेंगे। हाँ, लेकिन अगर आप चाहें तो एक आध उनका कोई सामान जो आप यादगार के तौर पे, एक आध, वो भी एक आध कपड़ा या कुछ एक आध चीज़ रख सकते हैं, लेकिन उसकी भी डायरेक्शन फिक्स है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, अभी मेरे पास एक केस स्टडी आई थी जिसमें उनको उनके मम्मी पापा में से किसी एक की डेथ हो गई थी, और उनको पिछले 6 महीने से, जब से कोविड में उनके पापा की डेथ हुई थी, 6 महीने से रोज रात को उनके पापा सपने में आते थे और उनका हाथ पकड़ के कहते थे बेटा चल, मेरे साथ चल। और उनका मेरे पास फ़ोन आया कि मैडम मुझे रोज़ रात को बड़े डरावने सपने आते हैं, और जब मैं सुबह सो के उठती हूँ तो मुझे बुखार आ जाता है डर के मारे। तो मैंने उनसे सबसे पहला सवाल यही करा कि आपके पिताजी का सामान क्या आपके घर में ईस्ट डायरेक्शन में रखा है? तो बोली हाँ रखा तो है। तो पता चल गया कि क्यों सपने आ रहे हैं। फिर हालांकि वो बहुत अटैच थी अपने फादर से, तो एकदम से राजी नहीं हुई सामान हटाने के लिए। तो फिर मैंने उनको बोला कि जो बहुत सारा सामान है जो काम नहीं है, आप उसको रख के भी क्या करेंगे? कपड़े हैं, उनके कार्डिगन स्वेटर हैं, या उनके शॉल्स हैं, जूते हैं, तो आप एक काम करो, ये सारा सामान धीमे धीमे आप वृद्धाश्रम में, अनाथ आश्रम में, माली को, या आपके घर में मेड्स आते हैं, या आपका गार्ड है, आप धीरे धीरे उस सामान को देना शुरू करो। तो उन्होंने बड़ा मन कर्रा करके, क्योंकि नहीं आसानी से हम दे सकते ना, ये एक ऐसी बात है कि जो हमारे साथ थे वो अचानक चले गए, तो हमें लगता है कि भाई हम उनके सामान को ही अपने साथ रखें तो उनकी वाइब्स हमारे साथ रहेंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर मैंने ऑलमोस्ट सारा ही सामान उनका हटवाया, और जो थोड़ा सा सामान उनका बचा था उनको उनके घर की एक डायरेक्शन बताई कि भाई ये डायरेक्शन पितरों की है, इस डायरेक्शन में आप अपने पितरों का सामान रख दीजिए, तो उसके बाद फिर वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि अब उनकी दुनिया अलग है, आपकी दुनिया अलग है, तो उनको भी मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक वो आपके पास, क्योंकि उनके पहने हुए कपड़े हैं, उन कपड़ों में उनकी एनर्जीज हैं, तो वो एनर्जीज आप अपने साथ लेके घूम रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं अभी आपसे इमोशनली अटैच्ड हैं। तो उनको भी जाने दीजिए, ताकि वो भी अपना वहाँ पे आराम से रह सकें, शांतिपूर्ण जीवन बिता सके, मरने के बाद अगला जन्म उनको लेना है, तो जो भी है डिटैच करने वाली बात है। तो फिर अब उन्होंने अपना सामान, जो उनका एक कुर्ता रखा हुआ था पिताजी का, वो कुर्ता उन्होंने घर की उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में रखा जो कि पितरों की दिशा होती है स्पेसिफिकली। और उनके पिताजी की मैंने एक फोटो लगवाई गोल्डन फ्रेम में। ये एक रेमेडी है पितरों को संतुष्ट करने के लिए। तो अभी कराए हुए 11 दिन भी नहीं हुए हैं, और टचवुड उस दिन से आज तक तो उनको सपना नहीं आया है। तो इसी वजह से ठीक है, इमोशनली आप अटैच्ड हैं, हमारे वो पेरेंट्स या बच्चे या हमारे रिलेटिव जो भी हैं, हमसे नहीं फेंका जाता सामान, लेकिन उनकी आत्मा की शांति के लिए और अपना सुकून से जीवन बिताने के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आप उन लोगों का सामान ज़्यादा अपने घर में ना रखें। तो रखना है तो बस एक आध कोई आइटम रख सकते हैं, वो भी एक घर की डायरेक्शन होती है, वो पूछ के ही आप रखिए, मुझसे पूछिए, किसी और से, एस्ट्रोलॉजर से पूछिए, वास्तुशास्त्री से पूछिए, लेकिन उसी डायरेक्शन में रखिए, तो ज़्यादा ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि हम पुरानी फिल्में भी देखते थे, या किसी पुरानी हवेली में चले जाएं, तो आप चले जा रहे हैं अंदर, देखा इधर सोफे पड़े हुए हैं, इधर बेड रखे हुए हैं, और सामने बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हुई हैं कि ये मेरे पापा जी की है, ये मेरे पापा जी के पापा जी की है, ये हमारे परदादा की है, फोटोएं लगी हुई हैं। बड़ा डर लगता है उनको देख के। तो ये बताइए कि ये जो फोटोग्राफ्स जो दुनिया में नहीं रहे प्रियजन, उनके फोटोग्राफ्स इस तरह से लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए, और लगाने चाहिए तो कैसे लगाने चाहिए, ये जरा बताएं आप। हाँ जी, देखिए फोटोग्राफ्स तो लगाने चाहिए, ज़रूर लगाने चाहिए, क्योंकि जो पितृ लोग होते हैं, अब वो पितृ हैं, जब वो इस दुनिया में नहीं है तो वो हमारे पितृ हैं। तो खानदान को आगे बढ़ाने के लिए पितरों का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। अगर आपका बच्चा बिगड़ रहा है तो फिर 100% आपके पितृ नाराज हैं। तो पितरों की संतुष्टि के लिए, ऐसा भी ना लगे ना पितरों को कि आपने उनको घर से बिल्कुल निकाल फेंका,
तो एटलीस्ट उनकी एक अच्छी सी फोटो गोल्डन कलर के फ्रेम में करके अपने घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में लगाने से पितरों की कृपा आशीर्वाद भी प्राप्त होता है, उनको शांति भी रहती है, उनको ये भी लगता है कि भाई आज भी वो हमारे घर का हिस्सा है। और जब भी कभी आपके घर में कोई रिचुअल होता है, कोई पूजा पाठ होता है, आप उनको नमस्कार कीजिए। उनके आगे दिया बत्ती नहीं करना है, उनको मंदिर में नहीं रखना है। कुछ लोग मंदिर में रख देते हैं, तो मंदिर में भी नहीं रखना है। एक अलग ही डायरेक्शन है, एक अलग ही जोन है पितरों का, जहाँ पे आपको उनको जरूर रखना है। अगर आप नहीं रखेंगे तो आपके पितर आपसे नाराज रहेंगे। आपने देखा होगा कहीं कहीं क्या होता है कि आपके जैसे बच्चे नहीं हो रहे हैं किसी के यहाँ, मतलब हस्बैंड वाइफ परेशान है, तो लीनिएज के लिए या आगे बढ़ाने के लिए वंश को हमेशा पितरों का संतुष्ट होना बहुत जरूरी है। तो मेरी राय में, मेरे विचार में तो पितरों की फोटो घर में जरूर लगानी चाहिए, गोल्डन कलर के फ्रेम में लगानी चाहिए। जो इस समय अवेलेबल हैं, जिंदा हैं इस धरती पे, उनके साथ में बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए, अलग ही वॉल पे लगानी चाहिए, या एक स्टूल रख लीजिए उसके ऊपर वहां रख दीजिए और उनको नमस्कार करते रहिए समय समय पे। जब भी आपके बच्चे के नंबर अच्छे आए, आप घर खरीदें, आप नई गाड़ी खरीदें या कुछ भी आप करें, तो पितरों को जरूर भूलना नहीं है। मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि आपने कपड़े दे दिए तो आप उनको भूल जाइए, उनको अपने जीवन में रखिए, लेकिन उनकी जो जगह है, जैसे भगवान की एक जगह है, आपको मंदिर में ही रखनी है, ऐसे ही पितरों की फोटो भी आपको एक पर्टिकुलर प्लेस पे ही रखनी है और समय समय पे उनको ध्यान भी करना है। बहुत अच्छी बात आपने बताई। इससे पहले कि मैं अगले सवाल पर जाऊं, ये लता गुप्ता जी हैं, ये इन्होंने पहले भी मैसेज भेजा था। मेरी हेल्थ कब तक ठीक होगी, मुरादाबाद से हैं ये, 30 जून 1959 में अपना टाइम भी लिखा हुआ है लता जी। इस वक्त क्योंकि ये हमारे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और समय सबके लिए है, आपके इस कार्यक्रम, आपके बारे में जानकारी देने के लिए अलग से कुछ समय देना पड़ेगा। तो मेरा आपसे निवेदन ये है कि आप आचार्य नीतू वर्मा से संपर्क कीजिएगा। मैं नंबर बाद में आपका ये इसके अंदर वो कर दूंगा, ताकि आप इनसे संपर्क कर सकें और संपर्क करने के बाद आप अपनी जानकारी इनसे ले सकें। मुझे भी अगर इनसे कुछ पूछना है तो मैं इनसे अपॉइंटमेंट लेके इनके घर जाऊंगा और फिर उसके बाद बात करूंगा। तो ऐसा आप कृपया कीजिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और ये हमारे साथ हैं यशस्वी शर्मा। ग्रेट, थैंक्स मैम एंड नीरज। ओ थैंक यू वेरी मच यशस्वी जी, आपको अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा नीतू जी, आप कहिएगा किसी आपकी बिटिया होगी कि आपका नंबर लिख दे, वो मैसेज में लिख दे, सो दैट आप लोग आपसे संपर्क कर सकें। ठीक है, लिख दे नीतू, आचार्य नीतू वर्मा, ये मोबाइल नंबर डाल दें, तो मैं उसको यहाँ सामने ले आऊंगा, ताकि सब लोग उसको समझ पाएंगे। आप बता दीजिए किसी बच्चे को, वो देख रहे होंगे, जैसे आपकी बिटिया देख रही है प्रोग्राम, या वर्मा जी देख रहे हैं, तो कृपया आप ये करें कि आचार्य नीतू वर्मा और मोबाइल नंबर लिख के मेरे पास भेज दें यही मैसेज में, और मैं उसको स्क्रीन पे ले आऊंगा। अच्छा, अब मैं आपसे एक और बड़ा दिलचस्प सवाल है जो आपसे मैं पूछना चाहूंगा। ये सवाल वैनकूवर से कमलेश शर्मा है, उन्होंने लिख के भेजा है, वैनकूवर कनाडा से मेरे पास लिख के भेजा है। इससे पहले पोर्शिया डॉल, जिनकी तस्वीर की मैंने तारीफ की है, बहुत सुंदर तस्वीर है, ये लिखती है माइंड ब्लोइंग सेशन। थैंक यू पोर्शिया जी, और आपको सारा क्रेडिट आचार्य नीतू वर्मा जी आपको जाता है इसके लिए। और ये नंबर मैं आपको दे रहा हूं, देखिए दोस्तों, आचार्य नीतू वर्मा, हर फोन नंबर इज दिस, ये नंबर है 9810926986। I repeat, 9810926986। ये आचार्य नीतू वर्मा का मोबाइल नंबर है। अगर याद ना हो तो इस प्रोग्राम को आप देख लीजिएगा, फेसबुक पर ये मौजूद है प्रोग्राम, और मैं इसको यूट्यूब पर भी डाल दूंगा, स्पोर्ट्स, ये स्टार्स विद नीरज शर्मा के चैनल पे, सो दैट यू कैन, आई अगेन रिपीट द नंबर, आचार्य नीतू वर्मा, मोबाइल नंबर 9810926986, ये नंबर है। तो मैं आपसे अगला सवाल पूछूं कि बड़ी भारी समस्या हो जाती है कई बार कि लोग चाहते हैं कि जैसे एक बार क्या हुआ, मेरी दादी ना रामेश्वरम और यहाँ वहाँ गई और आके वो चावल लेके आई, वो कहने लगी ये बरकत के चावल हैं, इसको जहाँ डाल दोगे वहाँ बरकत हो जाएगी।
तो मेरे एक कज़न है, वो आजकल बर्लिन में है, तो वो कुछ बना था पकवान वकवान, ऊपर चढ़ गया, पकवान खाने लगे। हमने कहा क्या कर रहे हो, हमें भी खिलाया। तो हमने उनसे कहा ये पता नहीं लग जाएगा कि सामान कम हो गया? बोले मैंने नानी के बरकत के चावल डाल दिए वहां पर। तो ये बताइए कि क्या करें कि घर में बरकत हो जाए, वो बरकत के चावल कैसे हैं, ये बताइए। देखिए, बरकत की तो बहुत सारे रेमेडीज आप कह लीजिए या बहुत सारे उपाय हैं। मैं आपको एक दो चीज़ें बता देती हूँ जो कि बरकत के लिए अच्छी रहती हैं घर में। सबसे पहली बात, देखिए मैं भी एक मम्मी हूँ, मेरे भी बच्चे हैं। तो कई बार क्या होता है, बच्चे खाना जूठा छोड़ देते हैं, है ना। फिर उस जूठे खाने को हम कभी क्या करते हैं, डॉग्स को दे देते हैं, चींटियों को खिला देते हैं, गाय को खिला देते हैं। तो भाई सबसे पहले तो खाना जूठा छोड़ना ही नहीं है। पेरेंट्स के लिए सलाह है, ना वो खुद छोड़ें और ना वो बच्चों को बोलें कि खाना जूठा छोड़ें। क्योंकि अन्नपूर्णा देवी ने, बड़े अच्छे लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर अन्नपूर्णा जी का आशीर्वाद है, भरपेट उनको खाने को मिल रहा है। आज भी हमारे समाज में बहुत सारे अंडर प्रिविलेज लोग हैं जिनको 2 वक्त का खाना नसीब नहीं है। तो छोटा पोर्शन लीजिए, थोड़ा लीजिए, खत्म करके दोबारा से सर्विंग ले लीजिए, लेकिन जूठा मत छोड़िए। क्योंकि जूठा जब आप छोड़ते हैं और वो आपके किचन में रखा रहता है, या आप क्या करते हैं कि किसी और को दे देते हैं, डॉग्स खा लेते हैं आपके, या आप गाय को डाल देते हैं, तो उससे हमें पाप लगता है, हमें कार्मिक मेस मिलता है उससे। हम अपना अगला जन्म भी खराब कर सकते हैं। अब आप बताइए कि क्या कोई आपको जूठा खाना परोस के दे तो क्या आप खा पाएंगे? नहीं खा पाएंगे। मुझे नहीं लगता हम में से कोई भी जूठा खाना पसंद करेगा। हम सबको फ्रेश सजी हुई थाली अच्छी लगती है, आंखों से देखते हैं, अच्छा लगता है तो हम खाते हैं। लेकिन ये बेचारे बेजुबान जानवर हैं, इनको यदि आप खिला देते हैं जूठा खाना, तो उससे आपके घर की बरकत खत्म हो जाती है। क्योंकि वो बोल तो सकते नहीं है, लेकिन भूख में बेचारे खा लेते हैं। तो कभी भी हमें जूठा खाना इन जानवरों को, बेजुबान पक्षियों को, इनको नहीं खिलाना चाहिए। पहली बात, सबसे बड़ा तरीका है बरकत लाने का। दूसरी बात, जिस रसोई घर में आप खाना बना रहे हैं उसको अच्छे मन से खाना बनाइए। चाहे आपका कुक बना रहा है या घर की लेडी खाना बना रही है, आप हाथ धो के अच्छे वातावरण में खाना बनाइए। वही हाथ से आप खा रहे हैं, वही टेस्ट कर रहे हैं, वही बना रहे हैं। आजकल मॉडर्न कल्चर हो गया है, खाते खाते हम टेस्ट करने लग जाते हैं, फिर उसी हाथ से फिर से चलाने लगते हैं। तो वो सब ठीक नहीं है। तो अन्नपूर्णा देवी नाराज होती हैं। तो बरकत सबसे पहले गृहिणी लाती है घर में, किचन से स्टार्ट होती है बरकत। जब हम छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, जब हम छोटे छोटे उपाय करते हैं, जैसे खाना जूठा नहीं छोड़ना, जूठे हाथ किचन में नहीं लगाने, किचन में बैठ के नहीं खाना, वहीं बैठ के, यदि किसी ज्योतिष ने आपको एज ए रेमेडी बताया है कि आपको किचन में बैठ के खाना खाना है, ये एक रेमेडी भी है। ज्योतिष की एक रेमेडी भी है कि भाई किसी किसी को बताया जाता है कि आप किचन में बैठ के ही खाना खाओ, वो एक अलग बात है, वो रेमेडी वाली बात अलग है। लेकिन जनरली आप किचन में, जैसे आपके कुक काम कर रहे हैं, वहीं बना रहे हैं, वहीं खा रहे हैं, तो आप उनको बोल दीजिए भैया बना लो, प्लेट ले जाओ, बाहर बैठ के बालकनी में खा लो, रूम में खा लो, वहीं बैठ के आपको नहीं खाना है। तो इन छोटी छोटी बातों का जब आप ध्यान रखेंगे ना, तो अपने आप घर में बरकत आएगी। जैसे बच्चे क्या करते हैं, जूते कहीं, चप्पल कहीं, कहीं भी फेंक दिया, तो ये भी, इससे लक्ष्मी जी नाराज होती हैं। तो शुरू से यदि आप एक आदत डालिए, भाई फॉरेन लोग आजकल इंडिया के लोगों से इतनी जानकारी ले रहे हैं, वो हमारे संस्कारों को अपना रहे हैं, और हम अपने बच्चों को नहीं सिखा रहे, लाड प्यार में बिगाड़ रहे हैं। चलो भाई 4 मेड हैं, कोई भी जूता चप्पल उठा के रख देगा। लेकिन यदि आप किराने से अच्छे से जूते चप्पल लगा के रखते हैं, तो लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। खाना जूठा नहीं छोड़ते हैं, तो अन्नपूर्णा माता प्रसन्न होती हैं। तो छोटे छोटे उपाय कीजिए। जैसे पानी, बड़े लोग पानी वेस्ट कर रहे हैं आजकल, तो किसी को पता है या नहीं पता है, पानी वेस्ट करने से हमारा चंद्रमा खराब होता है, और चंद्रमा डिनोट करता है लिक्विड कैश को। तो यदि हमारा चंद्रमा नाराज है, तो उस व्यक्ति के हाथ में कैश नहीं रहेगा। तो यदि हमें लिक्विड कैश की समस्या, बरकत भी उसी से रिलेटेड है, भाई पैसा बचता नहीं है, तो क्यों नहीं बचता, तो आप पानी थोड़ा सा पीते हैं, बाकी सारा थ्रो कर देते हैं। आजकल तो बिस्लेरी की 20 रुपए की बोतल आती है, सोचिए बाहर कितना महंगा है, और घर में आपको आरओ लगा है, आप वेस्ट कर रहे हैं। तो जितना ले सकते हैं, जितना पी सकते हैं उतना ही लीजिए। पूरा पानी मत लीजिए, भाई पूरी बोतल ली, 2 घूंट पिया, फेंक दिया, तो उससे आपका चंद्रमा खराब हो जाएगा। चंद्रमा खराब होगा, कैश की दिक्कत आएगी, फिर बोलेंगे जी बरकत नहीं आ रही। तो ये छोटे छोटे बहुत सारे उपाय हैं, मैं आपको 2-3 ऑलरेडी बता चुकी हूँ बरकत के लिए। ये लता गुप्ता कहती हैं कि बेड पर खाना नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल सही कहती हैं आप।
अच्छा, सलीम धरसानी है स्वीडन से। ये कहते हैं, सलीम भाई कहते हैं, आई हैव लिसन टू टू मेनी प्रोग्राम्स लाइक दिस, बट दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन एंड ट्रू इंफॉर्मेशन। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। ये हमारे बड़े पुराने मित्र हैं और ये हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स में आते हैं। सलीम भाई स्वीडन से हैं ये, और इज ए वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन, अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन। थैंक यू वेरी मच सलीम भाई Thank you. आपके इस इंफॉर्मेशन के लिए। और दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, मैं आपको एक बार और बताऊंगा आचार्य नीतू वर्मा का टेलीफोन नंबर। जिनके पास पेन नहीं है या कागज नहीं है, ले आइए। आई विल वेट फॉर यू टिल यू ब्रिंग योर पेपर एंड पेन। सलीम धरसानी जी जो है, धन्यवाद कर रहे हैं आपका, और शी इज लाइकिंग इट। तो आई होप कि आप लोग पेपर ले आए होंगे। और आचार्य नीतू वर्मा का नंबर मैं आपको बता रहा हूं। आचार्य नीतू वर्मा, इनका मोबाइल नंबर है 9810926986 है ना। इसको आप जरूर वो कर लीजिएगा। और पंकज सिंह लिखते हैं, आई अप्रिशिएट द टाइम यू हैव टेकन आउट टू प्रेजेंट अस वास्तु नॉलेज। थैंक यू पंकज जी, ये धन्यवाद आपको कर रहे हैं। और डॉक्टर जौहरी आ गए हैं। ये इस वक्त अपने फार्म हाउस पर हैं पलवल के आसपास। मुझे भी निमंत्रण दिया था, लेकिन मुझे चूंकि आपका आज ये प्रोग्राम करना था तो मैं नहीं गया। मैं किसी और संडे को जाऊंगा। डॉक्टर जौहरी कह रहे हैं, किसी ने कहा है जो आज हम खाना थाली में छोड़ रहे हैं वो हमें अगले जन्म में ढूंढना पड़ेगा। क्या कहती हैं आप? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक एक दाना कीमती है। आप सोचिए उन बच्चों से जिनको कुछ नहीं मिल रहा, इतना सा खाने के लिए वो इतना तरस रहे हैं। और हम लोग, क्योंकि हमारे पास भगवान की कृपा है, इतना पैसा है, तो भाई बर्गर लिया, 2 बाइट खाया, छोड़ दिया। आजकल बुफे सिस्टम चला हुआ है, आपने देखा होगा, बुफे सिस्टम है। तो लोगों को लगता है भाई हमने 5,000 रुपए दिए हैं तो हम सब कुछ लें और सब कुछ वेस्ट करके छोड़ दें। लेकिन मेरी राय में ये गलत है। आपको बुफे में जाना है, थोड़ा पोर्शन लीजिए, हर चीज ट्राई कीजिए। और अगर आपकी टेबल पे अगर कुछ बिल्कुल अनटच्ड बचा हुआ है, आप प्लीज उसे पैक कराइए। और बाहर बच्चे खड़े रहते हैं हमेशा गाड़ी के पास, जो बलून बेचते हैं या 2 रुपए मांगते हैं, आप उसको पैक करके उन बच्चों को दे दीजिए। तो अगले जन्म में आपको फिर नहीं ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि आपने जो बचाया है, जो फेंका है, वो फेंका नहीं है, वो किसी अंडर प्रिविलेज को दे दिया। भाई किसी के पेट में तो गया ना। तो मेरी राय तो ये है, मैं तो ऐसा ही करती हूँ। बहुत अच्छी बात है। मनोज गुप्ता लिखते हैं, वेरी नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन, थैंक यू। इसी बात पे, जो पैक कराने की बात पे, मुझे नीतू जी याद आया कि हम बहुत सारे मित्र थे, हम लोग खाना खाने एक होटल में गए, तो हम सब लोग बहुत खुश थे। तो हमारे एक मित्र ने कहा, जितने डिशेस थी उसके यहाँ सब मंगा ली उसने। हम 5-6 लोग थे, सारी डिशेस आ गई। तो मैंने उसको कहा, ये इतनी सारी डिशेस क्यों मंगा ली? बोले जी, अरे कोई नहीं, खाओ। हमने खाया, खाने के बाद जो कुछ डिशेस तो हमने छू तक नहीं थी, बच गई। तो हमारे मित्र बोले, पैक कर दो। उसको बुलाया वेटर को, क्या पैक कर दो, सब पैक करा लिया। और एग्जैक्टली वही किया जो आप कह रही हैं, कि वो जो अनछुई डिशेस थी वो ले जाके अनप्रिविलेज लोगों को दी जिनको उसकी जरूरत थी, और जो खाई हुई बची थी वो लोग अपने घर ले गए, हम लोग अपने। हाँ, नहीं ठीक है, वेस्ट करने से तो अच्छा है कि आप किसी के मुंह में डाल सकते ना। बिल्कुल। यशस्वी शर्मा लिखती हैं, प्लीज कैन यू सजेस्ट मी एन एडवाइस टू दैट माई सिस्टर बिहेवियर बिकम्स कूल एंड सिंपल बिकॉज शी ऑलवेज इज इन एंगर मूड। अब ये तो जनरल बात ही बता सकती हैं, बाकी तो आपको कॉल करना पड़ेगा और दिखा के पूछना पड़ेगा। सही कह रहा हूं ना मैं? हाँ जी, वो उसके लिए मुझे घर जाके देखना पड़ेगा कि भाई वो आपकी सिस्टर कहाँ सो रही हैं, कहाँ आप सो रही हैं, कहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं, आपका सामान कहाँ है। बहुत कुछ देखना पड़ेगा मुझे उसके लिए। तो मैंने नंबर बता दिया है आचार्य नीतू वर्मा का, एक बार और बताता हूं नंबर में, सो दैट। कहाँ खो गया नंबर आपका? एक मिनट, मुझे ढूंढना पड़ेगा। भाई साहब, ये जरा एक बार, हाँ ये आ गया। ये आचार्य नीतू वर्मा का नंबर है, मैं एक बार और आपको बताता हूं। इनका नंबर है 9810926986। इस पे कॉल कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, बात कीजिए और अपनी समस्याओं का सारा समाधान भी लीजिए साथ में। अच्छा, अब मैं मुझे पर सवाल और भेजा है। ये यहाँ पर ये नोएडा से हैं
नोएडा से दीप मुदगल हैं। ये लिखते हैं कि जो हमारे यूज्ड क्लोथ्स होते हैं ना, कपड़े पहने हुए अब बेकार हो गए, डिस्कार्ड कर दिया, इनका क्या करें, ये बताइए। जी, देखिए जो हमारे कपड़े छोटे हो गए हैं, बच्चों के तो हर साल ही छोटे होते हैं, बल्कि हर सीजन में ही छोटे होते हैं। तो एक बस बैगर्स को आपको नहीं देना है, क्योंकि कपड़ों के साथ आपकी बच्चों की एनर्जी जुड़ी हुई है। आप उनको किसी को भी दे सकते हैं, अपने छोटे जो आपके रिलेशनशिप में लोग हैं आप उनको दे दीजिए, आपके मेड के बच्चे हैं आप उनको दे सकते हैं, आपके गार्ड के बच्चे हैं, कुछ किसी को भी दे सकते हैं। बैगर को इसलिए नहीं देना है क्योंकि आपने देखा होगा कि वो लोग क्या करते हैं, उन कपड़ों को सेल कर देते हैं। आपने कभी भी बैगर्स को अच्छे साफ सुथरे कपड़ों में नहीं देखा होगा, वो ले जाते हैं आपके यहाँ से और ले जाके बाहर सेल कर देते हैं। तो आप अपने कपड़े, अनयूज्ड कपड़े किन्हीं भी ऐसे लोगों को दीजिए जो कि उनको यूज करें, क्योंकि उन कपड़ों की एनर्जी आपके साथ जुड़ी हुई है। और जब वो कपड़े स्टिल हो जाएंगे, वो यूज नहीं करेंगे, उसको ऐसे थ्रो कर देंगे या गलत यूज में ले लेंगे, तो आपकी वाइब्रेशन भी डिस्टर्ब हो जाएगी। क्योंकि कपड़े हैं मरकरी और ब्रांडेड कपड़े हैं शुक्र। हर चीज किसी ना किसी ग्रह को रिप्रेजेंट करती है। तो यदि आपके कपड़े, छोटे बच्चों के कपड़े तो बिल्कुल बुध हैं, अगर उनका मिसयूज हुआ तो आपका बुध खराब हो जाएगा, आपकी वाणी खराब हो जाएगी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे असर पड़ेगा। तो इसीलिए आप अपना बुध खराब मत कीजिए। बैगर्स के अलावा आप किसी और को दीजिए। अब सवाल ये उठता है, तो क्या बेचारे बैगर्स को कुछ देना ही नहीं है? बैगर्स को दीजिए। बैगर्स को जब भी आपको देना है, आप नए कपड़े खरीद के दे सकते हैं, उनके साइज के, या शॉल्स या स्वेटर्स नए खरीद के दीजिए। अपनी एनर्जी के साथ जुड़े हुए कपड़े तो बिल्कुल मत दीजिए। और किसी और को भी देते हैं तो प्रॉपर वॉश करके दीजिए। ऐसे अपने कपड़े मतलब पहने और उतारे और एकदम दे दिए, क्योंकि आपका ऑरा उन कपड़ों में है। कहीं ना कहीं आपकी थोड़ी सी एनर्जी उनके संग जुड़ी रहती है कपड़ों में, चाहे वो कितने भी टाइम तक रखे रहें। तो आप किसी को भी दीजिए, अपने रिलेटिव्स को दे दीजिए, छोटे बच्चों को। आपके आसपास बहुत सारे लोग घूमते हैं, आप उनको दे सकते हैं, बहुत आराम से दे सकते हैं। लता गुप्ता पूछती हैं, मैम पेड़ पर बताएंगी। देखिए, ऐसा है कि जब कभी कोई किसी को अपना समय देता है ना, इन्होंने आचार्य नीतू वर्मा ने अपने इस स्टेज तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत की है, कुर्बानियां की हैं। तो वो पेड़ नहीं होता, वो दक्षिणा होती है। और किसी चीजों के अंदर तो ऐसा होता है कि अगर कोई बताए, जैसे टैरेट कार्ड का है, और आपने उसको दक्षिणा नहीं दी, तो उसका जो प्रभाव है बताने वाले पर लगता है। और ये नियम है कि दक्षिणा देनी पड़ती है। मैं सही कह रहा हूँ? इसको एक्सचेंज ऑफ एनर्जी भी आप कह सकते हैं। एनर्जी जी। एक्सचेंज है। भाई आपने मेरे से सवाल किया, मैंने आपको उसका आंसर कर दिया, तो वो एज ए एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है, बस, और कुछ नहीं है। पेड़ का ऐसा कुछ नहीं है। जी। मैम, मैं अपनी कुंडली हूँ फाड़ती नहीं, पता नहीं क्या, ये क्या लिखा हुआ है। मैम, मैं अपनी मेड कुंडली हूँ पढ़ती हूँ। मेड को देती हूँ। अच्छा, मेड को देती हूँ, करेक्ट। हाँ, बहुत वेरी बढ़िया नाइस, करती हैं आप, मेड को देती हैं, बहुत जैसे अच्छा। कि आचार्य जी ने क्योंकि कहा। वो पहनेंगी, भाई वो पहनेंगी, पहन के आएंगी, आपकी आत्मा को भी संतुष्टि होगी कि भाई जो मैंने दिया है वो वेस्ट नहीं हुआ, अगला यूज कर रहा है। तो दे सकते हैं मेड को, बिल्कुल दे सकते हैं। अच्छा, ये डांसर एवी ये पूछती हैं, समझ गया मैं, पूछती हैं, व्हाट शैल वी डू ऑफ आवर ओल्ड ग्लासेस विद पावर? बताइए। मुझे लगता है कि चश्मे की बात कर रही हैं। जैसे हमारे हाँ, बहुत सारे हम स्पेक्टिकल्स ले लेते हैं, नजर जैसे का मेरे ये चश्मा चश्मा। है। जी 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 जी। जी। तो पावर चेंज हो जाती है, तो फिर हम नया खरीद लेते हैं। तो आप किसी भी कंपनी को भी दे सकते हैं, वो लोग अंडर हम्म प्रिविलेज लोगों को डोनेट कर देते हैं। या आपके हम्म घर में ड्राइवर है या कोई भी ऐसा बंदा है जो चश्मा अफोर्ड नहीं कर सकता लेकिन लगाता है, तो आप अपने पुराने स्पेक्टिकल उनको दे सकते हैं। वो अंशुल, उसको मेरा बाद में लाइव चल नंबर रहा है, चेंज मैं इस करा वक्त, आपको लेंगे। चाबी ऊपर से लेनी पड़ेगी। अच्छा, ठीक है। आप दे सकती हैं, बिल्कुल दे जी। सकती हैं, किसी को भी डोनेट कर सकती हैं जो कि उसको यूज करे एटलीस्ट ना। किसी का तो फायदा होगा, एटलीस्ट उनको फ्रेम तो मिल जाएगा। तो आप अपने ओल्ड स्पेक्टिकल्स भी दे सकते हो, जो बंदा उसको यूज करे। आप किसी लेंस कार्ड या किसी कंपनी में भी दे सकते हैं, क्योंकि वो लोग भी आगे डोनेट ही करते हैं। हम लोग ऐसा ही करते हैं। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, कई बार हम कुछ चीज़ों को छुपाना चाहते हैं। अब जैसे मेरे पास एक फ़ोन आया, वो गाड़ी की चाबी मांग रहे थे, उन्होंने मेरी गाड़ी पीछे करके अपनी आगे लगानी है,
तो मैं समझा मैंने इसको अपने मोबाइल को ऑफ कर दिया है, तो मैंने कहा आप चाबी ऊपर से ले लीजिए, मैं लाइव पे हूँ लेकिन पकड़ा गया ऐसा भी होता है। हो जाता है। हाँ जी। सलीम धरसानी स्वीडन से लिख रहे हैं, वन क्वेश्चन, एक सवाल है उनका। कहते हैं इफ आई वॉन्ट टू आस्क यू एनी क्वेश्चन कैन आई कॉल यू और इज देर एनी अदर वे बिकॉज आई डोंट लिव इन इंडिया। ये स्वीडन से हैं, तो जवाब दे दीजिए इनकी बात का। हाँ जी, आप कैसे भी बात कर सकते हैं। मेरे बहुत सारे क्लाइंट हैं जो ऑस्ट्रेलिया में हैं, यूएसए में हैं, मेलबर्न में हैं, तो वो लोग सब मेरे से टच में रहते हैं। आप जूम पे मीटिंग कर सकते हैं या हम वीडियो कॉल पे भी बात कर लेंगे, या कैसे भी आप बात कर सकते हैं। मतलब एक कंफर्टेबल टाइम डिसाइड करके हम लोग बात कर सकते हैं। अच्छा, ये डांसर ए भी लिखती हैं, ओके मैम, थैंक्स फॉर योर एडवाइस। और एकता मेहता चड्डा, वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन। और रश्मि शर्मा लिखती हैं, वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन। और सलीम धरसानी, सलीम भाई लिखते हैं, थैंक यू वेरी मच। सलीम भाई बहुत ही बढ़िया इंसान है और ये हमेशा जुड़ते हैं मेरे हर प्रोग्राम में, इसमें भी जुड़े हैं स्वीडन से। अच्छा, मैं आपसे अब एक सवाल और पूछूंगा कि यूज्ड क्लोथ्स का तो आपने बता दिया कि क्या करें। मैंने देखा है कि बहुत से घरों में एक्वेरियम रखा होता है जिसमें मछली होती हैं, तो ये बताइए कि एक्वेरियम घर में रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, और रखना चाहिए तो क्यों रखना चाहिए। जी, देखिए, एक्वेरियम रखना चाहिए घर में, आप रख सकते हैं। इट इज़ नॉट कंपलसरी कि रखना ही है, लेकिन यदि आपके घर में है तो आप उसे रख सकते हैं, क्योंकि उसमें जिंदा मतलब इंसान नहीं, कह लीजिए जिंदा प्राणी तो है, तो वो लिवलीहुड को दर्शाता है। आपके घर का माहौल ऐसा चहल पहल उस एक्वेरियम के अंदर रहती है, तो थोड़ी एनर्जी अच्छी रहती है। फिर उसमें एक वो बुलबुले बनते रहते हैं, उसकी वजह से भी लाइवलीनेस रहती है घर में। और जो ये मछलियां हैं, आपको अब आप पूछेंगे भाई कितनी रखनी चाहिए, तो जैसे हमारे 9 ग्रह हैं, तो आपको गिनती में 9 ही मछलियां रखनी चाहिए, और हो सके तो हर कलर की एक एक रख लीजिए। तो जब आप उनको फीड कराएंगे तो आपका जो ग्रह कमजोर होगा उस आप ग्रह को मजबूत कर लेंगे उन मछलियों को फीड करा के। दूसरा, ध्यान रखने वाली बात जो है वो ये है कि आपको रखना कहाँ चाहिए। आपको हर हालत में एक्वेरियम को नॉर्थ साइड में ही रखना चाहिए। मैंने कुछ केसेस में देखा है कि कुछ लोग साउथ में रख देते हैं, तो साउथ में रखा हुआ, साउथ है अग्नि की दिशा, अग्नि की दिशा में आपने पानी लगा के रख दिया, एक्वेरियम रख दिया, तो ये वहां पे वास्तु दोष क्रिएट कर देता है। और मछलियां भी 2 तरीके की होती हैं। कुछ घरों में एनर्जीज बहुत हाई होती हैं, वहां पे बड़ी चहल पहल रहती है, उनके बच्चे बड़े हुड़दंग करते हैं, उधम करते हैं। आपने सुना होगा ना कि हमारे बच्चे बहुत शैतान है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो अगर उन लोगों के लिए एक राय ये है कि यदि वो एक्वेरियम रखना चाहते हैं तो एक्वेरियम मछली वाले से ये बोलें कि शांत वाली मछलियां दें। तो जब वो शांत वाली मछलियां देंगे तो वहां की एनर्जी, बच्चे शैतान मछलियां शांत, तो वो एनर्जी बैलेंस हो जाएगी। और जिन घरों में लगता है कि पड़े रहते हैं, उठा नहीं जा रहा, बहुत ही लिथार्जी का माहौल है, तो अगर उनके घर में एक्वेरियम है तो उनको ऐसी मछलियां रखनी चाहिए जो बहुत चहल पहल वाली हों, जो बहुत एनर्जेटिक वाली हों। तो उससे क्या होगा कि उन लोगों के घरों की एनर्जी बैलेंस हो जाएगी। तो आप रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट साइड में ही आपको रखना है। साउथ साइड में कभी भी ना रखें, वो बहुत बड़ा मेजर वास्तु दोष क्रिएट कर देता है, उस घर की शांति भंग होने लगती है। तो आप रख सकते हैं। यशस्वी शर्मा, इनका पूछना है, इन विच डायरेक्शन वी हैव टू पुट लाफिंग बुद्धा इन अवर होम। जी, यशस्वी जी, लाफिंग बुद्धा चाइनीज फेंगशुई है। हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ का नेशनल एम्ब्लेम अलग है, चाइना का अलग है, तो हम वही चीज़ें यूज़ करें जो हमारे इंडिया में चल रही हैं। तो मैं तो जनरली हर किसी को सलाह नहीं देती हूँ लाफिंग बुद्धा रखने की। आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, साउथ वेस्ट में भी रख सकते हैं, लेकिन जनरली जो आपके यहाँ पे, आपके अगर आप भारत में हैं तो वहाँ की जितनी भी नेशनल चीज़ें हैं उन चीज़ों को ही आप रखिए। जैसे यहाँ का आप चील रख सकते हैं, बहुत सारी रेमेडीज हैं, आप घोड़े का जोड़ा रख सकते हैं। लाफिंग बुद्धा थोड़ा सा चाइनीज वाली रेमेडी हो जाएगी। जैसे बड़ा पहले एकदम चला था कि सब लोगों ने लाफिंग बुद्धा लाके घर में रख लिया था। अब लाफिंग बुद्धा भी कई प्रकार के होते हैं, कुछ के कंधे पे पैसे की गठरी होती है, कुछ हंसते हुए होते हैं, कुछ बैठे हुए होते हैं, तो उसमें भी बहुत प्रकार के लाफिंग बुद्धा है। और सबका पर्पज अलग 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 होता है कि भाई अगर दुकान है तो वहां पे एनर्जी चलने वाली होनी चाहिए। जैसे कि आप लक्ष्मी जी रखते हैं तो घर में बैठी हुई रखते हैं,
इंडियन माइथोलॉजी के हिसाब से दुकान में खड़ी हुई रखते हैं कि भाई धन का आवागमन बना रहे, घर में स्थिर लक्ष्मी रखते हैं। तो सेम है लाफिंग बुद्धा के साथ भी, उनका सबका पर्पज अलग अलग है कि भाई आपको किस लिए चाहिए। आपको पारिवारिक शांति के लिए चाहिए तो अलग बुद्धा है, अलग डायरेक्शन है। अगर आपको बच्चे की स्टडी के लिए चाहिए तो अलग बुद्धा है और अलग उसकी डायरेक्शन है। अगर आपको मनी फ्लो के लिए चाहिए तो अलग लाफिंग बुद्धा है और अलग डायरेक्शन है। तो डिपेंड करता है कि आपका सवाल क्या है, आप उनसे चाहते क्या हैं, क्योंकि केवल रख देने से काम नहीं होगा। उनके साथ आपको रोज कनेक्ट करना पड़ेगा, जो भी रेमेडी है उनसे रोज कहना पड़ेगा जी आपको हम यहाँ लाए हैं, हमारा ये पर्पज है, इसे सॉल्व करो। केवल रख देने से माइंड काम नहीं करेगा, ना एनर्जी काम करेगी। आपको कनेक्ट करना पड़ेगा हर रेमेडी के साथ। ये लॉ ऑफ नेचर से भी जुड़ा हुआ है। CS कोचर लिखते हैं, वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन, थैंक्स आचार्य जी एंड थैंक यू नीरज जी फॉर अरेंजिंग दिस, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। और मेरी किचन का स्लैब ब्लैक है, लेडीज के लिए ठीक है? तो पूछते हैं लेडीज के लिए ठीक है मेरे किचन का स्लैब जो है वो ब्लैक है? अब देखना पड़ेगा लता जी कि आपकी किचन कौन सी डायरेक्शन में है। सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा। अभी रिसेंट एक केस स्टडी में किचन की डायरेक्शन गलत थी और उनका भी ब्लैक ही स्लैब था, तो मैंने वो चेंज करा के येलो कराया है, व्हाइट और येलो का कॉम्बिनेशन कराया है। तो सबसे पहले तो मुझे देखना पड़ेगा कि आपकी किचन अग्नि की दिशा में है या नहीं है। अगर अग्नि की दिशा में है तो ब्लैक नहीं चलेगा, देखना होगा कि वो किस दिशा में है। और वो बिना मतलब जाए में कैसे ऐसे बताऊं आपको, उसके लिए पूरा एक प्रोसीजर होता है वास्तु चेक करने का। भाई पहले मैप बनवाइए, फिर उसमें एंट्रेंस और ये बहुत सारे मतलब पॉइंट्स हैं जिनको देखना पड़ेगा पहले। ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात की आपने। यशस्वी शर्मा कहती हैं कि थैंक्स मैम फॉर योर नाइस एडवाइस। और ज्योत्सना श्रीवास्तव, इन विच डायरेक्शन वी हैव टू पुट पैंथर स्टेचू इन होम? पैंथर का स्टेचू किस डायरेक्शन में रखना चाहिए? ज्योत्सना जी, मेरी जो पर्सनल एडवाइस है वो ये है कि जो हिंसक पशु पक्षी जानवर होते हैं, जितने भी क्रूर पशु पक्षी होते हैं या जानवर होते हैं, स्नेक्स लेपर्ड वगैरह, वो देख के रखने चाहिए घर में। क्योंकि पहले आप देखिए कि आपके घर की एनर्जी कैसी है, क्योंकि हिंसक पशु पक्षी और जानवर की तस्वीर मैं तो घर में से हटवा देती हूँ। आपको रखना है तो आप सौम्य वाले रख सकते हैं, जिनका कोई ना कोई, जैसे आप कामधेनु गाय रख सकते हैं, है ना, आप घोड़े रख सकते हैं, या आप आउल रख सकते हैं, इस तरीके की चीजें रखते हैं। लेकिन हिंसक वाले तो मैं कभी अलाउ नहीं करती किसी के लिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी लाएंगे। जी नीतू जी, ये आउल को भी हम लोग कई बार सही नहीं मानते हैं कि रात को उल्लू दिख गया, लेकिन बंगाल के अंदर तो बड़ा आउल का विशेष महत्व है, दीपावली पे भी पूछा जाता है। तो ये क्या, इसके पीछे राज क्या है? जी, आउल का बहुत महत्व है। हर किसी को तो लक्ष्मी जी चाहिए, हर किसी को पैसा चाहिए। आधे से ज्यादा लोगों की तो प्रॉब्लम ही यही है कि पैसा नहीं है। और पैसा तो जब आएगा जब लक्ष्मी जी आएंगी, और लक्ष्मी जी कैसे आएंगी, वो तो अपने वाहन पे बैठ के ही आएंगी। तो हिंदू माइथोलॉजी में तो आउल का बहुत अच्छा मतलब प्रयोग है। और मैंने बहुत लोगों के घर में आउल रखवाया है तिजोरी में, तिजोरी के आसपास। लेकिन तिजोरी की भी डायरेक्शन पहले पता होनी चाहिए कि सही है या गलत है, कहीं वो लेके आउल चला जाए साथ में। तो मैं सोच रहा हूँ मैं भी एक तिजोरी खरीदूं और उसमें आउल रख दूं। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल हर घर में। देखिए हम क्या करते हैं, हम लोगों ने अपने रहने के लिए इतने ग्रैंड विला बंगलो सब बनवा लिए है ना, उसमें अच्छा इंटीरियर करवा लिया, एसी लगवा लिया, और हमें पैसा भी चाहिए, डेली इनफ्लो चाहिए हमें पैसे का। लेकिन जो लक्ष्मी जी हैं उनके लिए तो हमने घर नहीं बनाया ना, वो तो हम किसी भी दराज में, किसी भी पर्स में, किसी भी ड्रॉर में ऐसे ही मोड़ तोड़ के कैसे भी रख देते हैं। लेकिन ये ठीक नहीं है। तो अगर आपको लक्ष्मी जी स्थित चाहिए तो पहले आप उनके लिए एक व्यवस्था तो कीजिए ना, बैठने की, रुकने की, ताकि वो रात दिन वहां पे रुकी रहें। तो अच्छा सा उनका भी घर बनवाइए, बढ़िया सी तिजोरी बनवाइए, जो जो सामान उनको पसंद है लक्ष्मी जी को, जैसे राजा कौड़ी है, सीपी है, जितने भी समुद्र से निकलने वाली चीजें हैं वो सब लक्ष्मी जी को बहुत पसंद है। तो वो सब वहां रखिए, उनको भोग लगाइए मीठे पान का, उनकी प्रसन्न जितनी भी उनकी जो भी उनको पसंद है चीजें वो सब उनके पास रखिए, तो वो कंफर्टेबल रहेंगी उस अलमारी में, उस तिजोरी में। तो जरूर रखनी चाहिए तिजोरी हर किसी को अपने घर में। बहुत अच्छी बात कही आपने। और लता गुप्ता जी कह रही हैं कि मेरी किचन जो है ईस्ट में, जिनका काला पत्थर है ना, हाँ जी, स्लैब का, कहते हैं मेरी किचन जो है ईस्ट में है। देखिए बहुत सारी जानकारी अभी आप ले रहे हैं, लेकिन जो करेक्ट
हाँ और जी, हाँ जी, सटीक चीजें जो हैं वो तभी संभव हो पाएंगी जब आप जी। आचार्य नीतू वर्मा से बात करेंगे समय लेकर। हुँ। यहाँ तो जो कुछ भी मैक्सिमम आचार्य जी बता सकती थी उन्होंने बताया है। नहीं, ये मैं आपको इसके लिए बताना चाहती हूँ, मैं आपको इसके जी लिए बताएं। थोड़ा ये बताना चाहती हूँ कि बहुत अच्छी जनरली बात है। हमको एग्जैक्ट पता ही नहीं होता कि ईस्ट डायरेक्शन किधर है। क्योंकि पहले जो एंशियंट वास्तु होता था ना, उसमें तो 8 ही डायरेक्शन पे काम होता था। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। लेकिन अब आपको जान के हैरानी होगी कि ईस्ट में भी 4 दिशाएं होती हैं, वेस्ट में 4 हम्म। दिशाएं होती हैं, नॉर्थ में 4 होती हैं, साउथ में 4 होती हैं। अब ईस्ट के कौन से दिशा में है आपकी किचन? ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में है, प्रॉपर ईस्ट में है या साउथ ईस्ट में है? तो हम्म। जब तक आप प्रॉपर कंपास से ये नहीं देख लेते कि कितने डिग्री पर है, और वो डिग्री तो आर्किटेक्ट आके ही देखेगा, तो जब तक हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते, क्योंकि ईस्ट में मैंने जैसे बताया कि 4 डायरेक्शन है, तो कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा ईस्ट? क्योंकि ईस्ट की हर हम्म। डायरेक्शन उसके अपने अलग कुछ ना कुछ गुण धर्म है, हर डायरेक्शन कुछ जी। कहती है, ये समझ लीजिए। अब देखिए एक गलती हो गई मेरे से। ये यशस्वी शर्मा कहते हैं, सर आई एम नॉट ए गर्ल, आई एम ए बॉय। सॉरी अगर मैंने कुछ उल्टा बोल दिया हो तो आपको पूरी तरह से हमने रिकॉग्नाइज किया, हम पूरा सम्मान करते हैं आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द शो। दोस्तों आपने इस शो को ज्वाइन किया, मैं कहूंगा आपसे कि इस प्रोग्राम को जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे ये जानकारी बढ़ती चली जाएगी, मल्टीप्लाई होती चली जाएगी। तो आप सभी लोगों से निवेदन है इस प्रोग्राम को शेयर एज मच एज यू कैन। ये एक सोशल सर्विस है अपने आप में। नीतू जी ने भी समय निकाला है, मैंने भी समय निकाला है और समय निकाल कर आपके पास हम आए हैं। लेकिन सवाल बाकी है। अभी सवाल है एस्ट्रोलॉजी और वास्तु कब, किसको और कब कराना चाहिए, ये बताइए। जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, जी। एस्ट्रोलॉजी का जहाँ तक सवाल है, तो जब तक परेशानी नहीं आती हम डॉक्टर के पास नहीं जाते, है ना? जी। जी। लेकिन मेरी राय ये है कि अपने बर्थडे से पहले, अमावस्या जो है उससे पहले एक बार किसी भी एस्ट्रोलॉजर से हर व्यक्ति को अपनी कुंडली दिखानी चाहिए। क्योंकि जब भी कभी हमारा बर्थडे होता है ना, तो स्टार्स अप एंड डाउन करते हैं, कुछ ना कुछ मूवमेंट स्टार्स की हर समय चलती रहती है। गुरु कहाँ है, शनि कहाँ है, राहु कहाँ है। तो कुछ रेमेडीज होती हैं जो हमें बर्थडे पर ही करनी होती हैं, और हर बर्थडे पर करनी पड़ती हैं, ताकि हमारा पूरा साल स्मूथली बीते, अच्छे से बीते, हमें शारीरिक मानसिक किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो। तो हमेशा जी। अपने बर्थडे से कुछ समय पहले हमें अपनी पत्री दिखवानी चाहिए। दूसरी बात, वास्तु कब कराना चाहिए? अब वास्तु कराने के लोगों के पास 2 तरीके हैं। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, जी बहुत पेट में दर्द है, दवाई दे दीजिए, है ना? वो जी। डॉक्टर आपको हाँ। पेट दर्द की दवाई दे देते हैं। एक बार आप कभी कभी क्या कहते हैं कि साल में एक बार रूटीन चेकअप करा लेना चाहिए, ताकि कोई हम्म। प्रॉब्लम होने वाली हो तो भी हमें पता चल जाए। ऐसे ही जी। वास्तु के साथ है भाई, यदि हम्म। आपको कोई परेशानी लगती है, हेल्थ इश्यूज हैं, डिप्रेशन आजकल बहुत कॉमन है, और मैं जितने भी मतलब मैंने जितने भी केस स्टडीज करी हैं, उसमें से 60% केसेस डिप्रेशन के हैं। तो हम्म। डिप्रेशन हो रहा है, या आपको अर्थराइटिस हो गया है, या कोई भी हेल्थ इश्यूज हैं, तो एक तो आप तब करा सकते हैं वास्तु। दूसरा, आपकी लाइफ स्मूथली चल रही है, आप क्या चाहते हैं, थोड़ा पैसा और आ जाए, बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं, 80% नंबर आ रहे हैं, आप सोच रहे हैं चलो भाई 95 आ जाए ताकि अच्छे आगे एग्जाम्स क्लियर हो जाए, या आपके संबंध बढ़िया चल रहे हैं, आप चाहते हैं कि एक बच्चा हो जाए, या जो भी अगर आप अपने लाइफ में इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, एक रूटीन चेकअप के तौर पे हर इंसान को ये पता होना चाहिए कि वो जिस माहौल में, जिस एटमॉस्फेयर में वो रह रहा है, उसमें कहाँ पे दोष है, ताकि आने वाले समय में भी उसको प्रॉब्लम ना हो, तो वो अपने घर की एनर्जीज को सेटल कर ले। तो एक रूटीन चेकअप की तरीके से वास्तु का चेक करा लेना चाहिए कि भाई सब ठीक है, नहीं ठीक है, या अगर कोई परेशानी है तो फिर तो जाएंगे ही कि भाई अब तो डॉक्टर भी हाथ खड़े कर चुके, तो अब बताइए क्या कर सकते हैं। तो आप दोनों तरीके से वास्तु करा सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। दोस्तों मैं आचार्य नीतू वर्मा का नंबर एक बार फिर बताऊंगा, और जो लोग नोट करना चाहें कागज पेन या मोबाइल में जैसे भी करना चाहें आप लोग तैयार रहिएगा, और मैं बताऊंगा प्रोग्राम का समापन करने से पहले। अब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल मैं पूछना चाहता हूं, जो आज की समस्या भी है और अज्ञानता भी है, ऐसा मैं मानता हूं। अब देखते हैं आचार्य नीतू वर्मा क्या कहती हैं।
देखिए, ये जो अक्सर मैंने देखा है लोगों को कि जिनके घर में बच्चा होने वाला है और डॉक्टर से कहते हैं जी बच्चा तो फलानी तारीख को और इतने बजे होना चाहिए। अगर सिजेरियन होना है तो देखो जी डॉक्टर साहब इतने बजे ऑपरेशन करो ताकि बच्चा इतने बजे पैदा हो जाए, पंडित ने कहा है। तो ये क्या फिलॉसफी है, ये क्या सही है गलत है, क्या ये जरूर बताएं आप। देखिए नीरज जी, दो ही चीजें भगवान ने अपने हाथ में रखी हैं, एक जन्म और एक मृत्यु। हम कितने भी एडवांस हो जाएं, हम कुछ नहीं कर सकते। ना तो हम मौत को एक दिन आगे बढ़ा सकते हैं और ना जन्म एक दिन पहले करा सकते हैं। भले से आप कितना भी अपॉइंटमेंट ले लीजिए, कितना भी पत्री दिखवा के टाइम ले लीजिए, आपको आश्चर्य होगा ये जान के कि आप जो टाइम ले रहे हैं ना, विधाता ने वो टाइम ऑलरेडी फिक्स कर रखा है ऊपर। वो टाइम आपको दे रहा है पंडित, लेकिन वो टाइम ऑलरेडी फिक्स है। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों की पत्री में देखा है जिन लोगों ने पंडित से पूछने के बाद डिलीवरी कराई है, तब भी कुछ ना कुछ दोष पत्री में रह ही जाता है। क्योंकि जो हमारी पत्री है ना, वो इस जन्म की नहीं है। ये जो हम लेके आ रहे हैं, ये पिछले जन्म का खाता है, तो वो तो भुगतना पड़ेगा। आप सोचें कि भुगतना नहीं पड़ेगा, आप बिल्कुल फिक्स अच्छे से अच्छा राजयोग वाला टाइम निकाल के डिलीवरी करा लेंगे तो आपके बच्चा राजा बन जाएगा, राजा बनेगा। लेकिन जो उसने कर्म पिछले जन्म में करे हैं, वो तो उसको इस जन्म में भुगतने ही पड़ेंगे। हाँ, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप अपने कर्मों से बच सकते हैं। पिछले जन्म में आपने देखा होगा कि कुछ लोग कितना ही बुरा कर लें लेकिन वो बहुत ग्रो करते हैं, और कुछ लोग बेचारे सीधे सच्चे सज्जन लोग होते हैं, वो ग्रो ही नहीं कर पाते। वो कहते हैं भाई हमने तो इस जन्म में किसी का कुछ बुरा किया ही नहीं है, तो फिर कैसे हमारे साथ इतना भगवान बुरा कर रहा है। तो ये इस जन्म का बिल्कुल नहीं है, ये वो पिछले जन्म का खाता है जो हम लिखवा के लाए हैं। जो जो करे हैं उसका फल तो भुगतना होगा, तो वो इस जन्म में हमें भुगतना है। तो आप कुछ भी कर लीजिए, रेमेडी कर लीजिए, उपचार कर लीजिए, कर्म अच्छे करेंगे तो आप बच सकते हैं। लेकिन अगर आपके कर्म खराब हैं इस जन्म के, पिछले जन्म के, तो आपको उसका फल तो भुगतना होगा। तो चाहे आप डिलीवरी जिस डेट पे मर्जी करा लीजिए, अगर बच्चे के नसीब में कुछ दोष है या उसको कुछ भुगतना है तो वो तो होगा ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि बताई हुई डेट पे अगर आप बर्थ कराते हैं तो उस व्यक्ति को जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी, ऐसा कभी नहीं होता। हमारे भूपेंद्र सोनी जी लिखते हैं, बहुत बढ़िया, 100% करेक्ट आंसर। विदाउट गॉड नॉट पॉसिबल बर्थ और डेथ। देखिए ये आचार्य नीतू वर्मा फोन नंबर इज, हाँ मैं बताऊंगा अभी, 9810926986। बिल्कुल ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं जो आचार्य जी ने कहा उसी को एक मुझे याद आ गया। हानि लाभ जीवन मरण, अप यश अपयश, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। तो आपने तो नीतू जी कह ही दिया कि प्रभु की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। कितने आप नहीं हिला सकते, हाँ नहीं हिला सकते। और जो उस पर विश्वास करते हैं वो हमेशा जीवन में कामयाब होते हैं। और उसी के कहने से, उसी की इच्छा से आप इस प्रोग्राम में आई और उसी की इच्छा से इतने सारे लोग इस प्रोग्राम में जुड़े। और मैं सबसे निवेदन करूंगा इस प्रोग्राम को जितना ज्यादा आप शेयर कर सकें। सलीम भाई लिखते हैं स्वीडन से, आई एम शेयरिंग दिस प्रोग्राम इन माई ग्रुप सो पीपल गेट नॉलेज। यस, दैट्स द स्पिरिट सलीम भाई, आई सैल्यूट यू फॉर दिस। थैंक यू। यस, आई सैल्यूट यू। आप दोस्तों सभी इस प्रोग्राम को शेयर कीजिए, और आप प्रोग्राम को शेयर कर रहे हैं इसीलिए मैं आपको नीतू जी का नंबर बता रहा हूं। नीतू जी का नंबर है, अब ये लिख दिया है डांसर ये भी जो है हमारी, उन्होंने लिखा है आचार्य नीतू वर्मा का नंबर है, दोस्तों नोट कर लीजिए, 9810929109, 9810926986। फिर बोलता हूं 9810926986। दिनेश शर्मा, इन्होंने सवाल लिख के भेजा था जो मैंने आपसे पूछा। ये एम्स्टर्डम से जुड़ गए हैं दिनेश शर्मा। और भाई साहब नमस्कार, ये मेरे छोटे भाई हैं। और वो सवाल में जो आपसे मैंने पूछा था ना शुरू में कि जो लोग इस दुनिया में नहीं हैं उनके कपड़े या सामान रखे या नहीं रखे, वो इन्होंने मुझे लिख के भेजा था, तो मैंने इसलिए पूछा। सुषमा रावत जुड़ी हैं, ये हमारे कॉलेज की साथी हैं। सुषमा जी आपका स्वागत है। और दिनेश शर्मा लिख रहे हैं एम्स्टर्डम से, नमस्कार नीतू जी,
आप कभी एम्स्टर्डम जाएंगी तो इनका बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, मेमोरीज ऑफ इंडिया के नाम से इंडियन रेस्टोरेंट है, वहाँ आप ज़रूर विजिट कीजिएगा। ये बिल्कुल दिनेश शर्मा मेरे छोटे भाई हैं और ये अमिताभ बच्चन के साथ इनकी फ़ोटो है, क्योंकि हाँ जब जी। वहाँ आईफा अवार्ड हुआ था तो सारी केटरिंग इन्होंने की थी। अच्छा, और वेरी नाइस। फिल्मों की केटरिंग करते हैं वहाँ पर, ये अपना रेस्टोरेंट तो है ही इनका। आर आर रुष वर्मा, क्लियर कट इन्फॉर्मेशन, थैंक्स, थैंक यू वेरी मच। और अब दोस्तों, इस वादे के साथ कि मैं नीतू जी को एक बार फिर इस प्रोग्राम में आगे भी आती रहेंगी, आप लोगों के सवाल होंगे, क्या रूप लेता है प्रोग्राम, सवालों के जवाब देंगी या और कोई जानकारी होगी, इस पर हम लोग बातचीत करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि नीतू जी फिर इस प्रोग्राम में आएंगी और अपनी पॉजिटिव वाइब्स के साथ आपके इन सवालों के जवाब देंगे और आपको ऐसी जानकारी देंगी जो हमें पता तो होती है लेकिन हम जानते नहीं। बहुत सी चीजें ऐसी होती है दोस्तों, हम कहते हैं हमें जानते हैं, हमें पता है, हमें पता है, लेकिन क्या आप जानते हैं, समझते हैं? बस इतना सा फर्क है। तो मैंने आचार्य नीतू जी, मैंने सही कहा कि नहीं कहा? बिल्कुल, होई है वही जो राम रचि राखा। जी बिल्कुल। और ये हैं मोनाली पचौरी, मोटिवेशनल इंफॉर्मेशन, थैंक यू वेरी मच। और रश्मि शर्मा लिखती हैं, थैंक्स फॉर सच ए वंडरफुल सेशन, थैंक यू वेरी मच रश्मि जी। और अब प्रोग्राम समापन से पहले आप कुछ कहना चाहें नीतू जी, तो आप जरूर कहें, हमारे सभी दर्शकों को कहिए। बस लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो विश्वास कीजिए उस पावर में जो हमें सांसें दे रहा है। एक सांस भी हम उसकी इच्छा के बिना नहीं ले सकते। तो वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, डिलीवरी, मेड रखना, पैसा कमाना, ये सब तो बात की बातें हैं। तो जिस इंसान को ईश्वर की शक्ति में विश्वास है, उसके सब काम तो बनते ही चले जाते हैं। वो ना भी वास्तु कराए ना, तब भी उसका वास्तु ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो सबसे पहले तो विश्वास कीजिए उस शक्ति में जिसने आपको प्राण दिए, जिसने आपको सांसें दी, ताकि आप आगे ग्रो कर सकें। जब आप उस पर विश्वास करेंगे और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एक बार डिसीजन ले लेंगे, तो 100% सफलता आपके कदम चूमेगी। जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप प्राप्त नहीं कर सकते। 24 घंटे मेरे पास हैं, 24 घंटे आपके पास हैं, 24 घंटे ही अंबानी जी के पास हैं। तो क्यों वो 24 घंटे में इतना काम कर पा रहे हैं? मोदी जी के पास भी 24 ही घंटे हैं। लेकिन पॉजिटिव माइंडसेट, डेली अफर्मेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सारी चीज़ों को कंबाइन करके ही हम कुछ ना कुछ अचीव कर सकते हैं। विश्वास होना चाहिए, फिर हम कुछ भी पा सकते हैं। आपको सही गाइडेंस मिल जाए, अच्छा डॉक्टर मिल जाए, अच्छा ज्योतिष मिल जाए, अच्छा दोस्त, अच्छा सलाहकार मिल जाए, बस यही सबसे अच्छी बात है। क्योंकि इंसान तरसता है, और जब हम ये सब विद्याओं को जानते हैं ना, तो हमें अच्छा डॉक्टर भी मिलता है। ऐसा नहीं है कि बीमारी नहीं आएगी, बीमारी आती है, लेकिन हमारे पास जल्दी से डॉक्टर हमें अच्छा मिलता है, दवाइयाँ हमें जल्दी से लगने लग जाती हैं, अच्छे दोस्त हमें बता देते हैं कि भाई इस डॉक्टर पे चले जाओ, अच्छे हितैषी हमें मिलने लगते हैं। तो ये इन सब विद्याओं से ऐसा होता है। चमत्कार कभी नहीं होता, लेकिन धीमे धीमे स्लोली स्लोली हमारी लाइफ सेटल होने लगती है, और हम अपने जिस स्वभाव में हैं, जिस स्वभाव में आए थे, आनंद के लिए जो आए थे ना, वो आनंद हमें मिलने लग जाता है। तो ये है इन सारी विद्याओं का रहस्य लास्ट में, कि वास्तु कराने से क्या होगा? आनंद की प्राप्ति। एस्ट्रोलॉजी कराने से क्या होगा? पीड़ा से मुक्ति। तो ये सब कराने से फिर धीमे धीमे हमारी लाइफ एक सेटल वे में चलती रहती है, सेटल हो जाती है। यही कहना चाहूँगी। ये थैंक यू सो हमारे मच। साथ जुड़ी हैं सुधा अशोक शर्मा, यूनाइटेड स्टेट से जुड़ी हैं, वेरी इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम। ये सुधा अशोक शर्मा हमारी कॉलेज की साथी हैं। और सुधा, आप प्रोग्राम में जुड़ी, ये बहुत अच्छा लगा, प्रोग्राम आपको पता लगा, ये भी बहुत अच्छा लगा, ये भी हमें हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। ज्योत्सना श्रीवास्तव कहती हैं थैंक्स, SK वर्मा कहते हैं थैंक्स फॉर वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन, और सलीम धरसानी जो स्वीडन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर टाइम विद अस। दोस्तों, आप लोगों से मेरा यही निवेदन है, इस प्रोग्राम को शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे ये इन्फॉर्मेशन पूरी दुनिया में जाएगी, और ये यूनिवर्सल इन्फॉर्मेशन है, सबको मिलनी चाहिए। तो काइंडली डू शेयर द प्रोग्राम, थैंक यू वेरी मच। और पूनम शर्मा लिखती हैं, नहीं सॉरी, पराग शर्मा लिख रहे हैं, नमस्ते सर, नमस्ते पराग, कैसे हैं आप? और पराग शर्मा लिखते हैं बेस्ट प्रोग्राम, थैंक यू वेरी मच पराग, एंड वी आर ऑनर्ड, आप इतने सब हमारे साथ जुड़े, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं, ये प्रोग्राम आपसे है, ये प्रोग्राम आपका है, या दूसरे प्रोग्राम जो मैं करता हूं वो प्रोग्राम आपके हैं। आप आते हैं तो प्रोग्राम सजता है, और आचार्य नीतू वर्मा जैसी जब पर्सनैलिटीज यहाँ पर आती हैं तो एक अलग ही रंग निकल कर आता है,
और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे भी आचार्य नीतू वर्मा इस प्रोग्राम में आएंगी और अलग इसका प्रारूप निकल कर आएगा। आप सब लोग जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ध्यान रखिए अपना, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, जिंदगी में गुनगुनाते रहिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच। सी यू वेरी सून। गुड नाइट थैंक यू। एंड सी यू वेरी सून। थैंक यू नीतू जी, आचार्य नीतू वर्मा, आपका इस प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत। अच्छा, ये इन्होंने लिखा है विनय सचदेवा। अरे वाह, ये भी बड़े पुराने वो हैं। ईश्वर यत करोति शोभनम करोति। यस, बहुत बढ़िया। और पंकज कुमार सिंह प्रार्थना कर रहे हैं हाथ जोड़ के, थैंक्स कर रहे हैं। जय हिंद, यशस्वी शर्मा लिखते हैं। और मोनाली पचौरी भी थैंक्स कर रही हैं। और सलीम दरसानी भाई, सलीम भाई आपका बहुत बहुत स्वागत, आपका धन्यवाद प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए, और प्रोग्राम को शेयर करेंगे आप सब लोग, ऐसी मैं कामना करता हूं। और आचार्य नीतू को एक बार और धन्यवाद करता हूं, और जल्दी हम लोग मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। थैंक यू।